बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी सहाफ़त कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पर आप को खुशामदीद। सबसे पहले अगर हमारे पंजाब के खित्ते की सहाफ़ती तारीख लिखी जाएगी और ख़ास तौर पर इसमें जब रिपोर्टिंग का बाब रकम होगा तो इसका इंतसाब जनाब खुशनूद अली खान साहब के नाम होगा। रिपोर्टिंग का जो मौजूदा दौर है, अगरचे ये चीफ एडिटर होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन इनकी बुनियाद में आज भी वो रिपोर्टर जिंदा है, वो रिपोर्टर सलामत है जो इनके लफ्जों में मौजूदगी का एहसास दिलाता है। और दूसरी बात यह है कि सहाफत की बुनियाद खड़ी ही रिपोर्टिंग पे होती है। अगर रिपोर्टिंग ना हो तो ये इमारत सहाफत नहीं कहला सकती, कुछ और हो सकती है। अदब का कोई सिंफ हो सकती है ये अदब की, लेकिन सहाफत नहीं हो सकती। सबसे पहले कुर्सी सदारत के लिए दावत दूंगा जनाब खुशनूद अली खान साहब को कि वो तशरीफ लाएं और आज की आज़ादी सहाफत कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमाएं। किसी ज़माने में रईस अमरोहवी साहब ये फरीज़ा निभाते थे। हमारे अखबार के फ्रंट पेज पे, एडिटोरियल पेज पे बाज़-औक़ात नज़्म, क़ता या कोई शेरी सिन्फ ज़रूर हुआ करती थी। तो इस रवायत को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा जनाब नासिर बशीर साहब को कि तशरीफ़ लाएं और आगाज़ उस मरती हुई सिन्फ से इस कॉन्फ्रेंस का करें। बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ कलम और कैमरे की दुनिया के बहुत बड़े बड़े असहाब मौजूद हैं, तो इनके सब के सामने तो मैं अपने आप को तिकले मत्ता समझता हूँ। बस एक मेरे इशारा ना मेरे लंगोटी है, हो सकती है जब हमने न्यूज़ रूम से इकट्ठे काम किया था रोज़ाना पाकिस्तान से, कि अल्लाह ताला ने इनको भी बहुत आला मुकाम दे रखा है। तो मैं चूँकि सरकारी नौकरी करता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, रास्ता मैंने बदल लिया थोड़ा सा, लेकिन हमने जुर्रत का रास्ता कभी हमने छोड़ा नहीं, सच्चाई का रास्ता कभी हमने बदला नहीं। और आज़ादी की बात हम भी आपके साथ करते रहे। जब भी कभी कोई मुजाहरे की बात हुई, एहतिजाज की बात हुई, तो मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने कलम और कैमरे के हवाले से, यानी प्रिंट मीडिया के हवाले से और चैनल्स के हवाले से एक नज़्म मैंने कही है, 7 शेर, तो मैं वो पेश करना चाहता हूँ। कलम में रोशनाई कैमरे की रोशनी कम हो, कलम में रोशनाई कैमरे की रोशनी कम हो, तमन्ना कर रहे हैं वो कि चश्मे आग ही नम हो। कलम में रोशनाई कैमरे की रोशनी कम हो, तमन्ना कर रहे हैं वो कि चश्मे आग ही नम हो। हमारे शहर को जलते चिरागों की जरूरत है, हमारे शहर को जलते चिरागों की जरूरत है, मगर वो चाहते हैं रोशनी थोड़ी सी मध्यम हो। हमारे शहर को जलते चिरागों की जरूरत है, मगर वो चाहते हैं रोशनी थोड़ी सी मध्यम हो। सदाए एहतजाज उठती रहे नारों की सूरत में, ये आज हम सब जमा इसीलिए, सदाए एहतजाज उठती रहे नारों की सूरत में, बपा शोरे क़यामत शहर की गलियों में पैहम हो। सदाए एहतजाज उठती रहे नारों की सूरत में, बपा शोरे क़यामत शहर की गलियों में मध्यम हो। लहू देने की जब भी बात हो पहलू बदलते हैं, लहू देने की जब भी बात हो पहलू बदलते हैं, तमन्ना दिल में रखते हैं यहाँ फूलों का मौसम हो। तमन्ना लहू देने की जब भी बात हो पहलू बदलते हैं, तमन्ना दिल में रखते हैं यहाँ फूलों का मौसम हो। रियाया जो भी देखे वो हमारी आंख से देखे, रियाया जो भी देखे वो हमारी आंख से देखे, वो कहते हैं हमारे हाथ में बस सागरे जम हो। रियाया जो भी देखे वो हमारी आंख से देखे,
وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں بس ساغر جم ہو، تمہاری انگلیاں بھی پتھروں سے کچلی جائیں گی، غزل میں سچ کی آمیزش کے ناصر تم بھی ملزم ہو، تمہاری انگلیاں بھی پتھروں سے کچلی جائیں گی، غزل میں سچ کی آمیزش کے ناصر تم بھی ملزم ہو، قلم میں روشنائی کیمرے کی روشنی کم ہو، تمنا کر رہے ہیں وہ کہ چشمے آگے ہی دم ہو۔ ہم لوگوں نے جس شخص کو صف اول میں دیکھا، جس کو قلم مزدوروں کا، آزادی صحافت کا مقدمہ لڑتے دیکھا، وہ شخصیت تھے رانا عظیم صاحب۔ دعوت ہے جناب رانا عظیم صاحب کو، کارکن صحافیوں کے ترجمان ہیں، لیڈر ہیں، جناب رانا عظیم صاحب۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ندیم رضا صاحب نے اس قدر زیادہ بیان کر دیا کہ میں تو شاید آخری صف کا آخری مسافر تھا، اور یہ سب پہلی صف کے پہلے لوگ تھے، اور میں تو ان کے ہمیشہ پیچھے رہا ہوں۔ آج میری گفتگو سے پہلے میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے جن ہاتھوں میں صحافت سیکھی، خشنود علی خان صاحب، میں نے ان کی بڑی جھلکیاں بھی کھائیں اور بڑی سختی بھی جھیلی، لیکن الحمدللہ وہ جھلکیاں خشنود صاحب، ضیاء شاہی صاحب، وہ میرے آج کام آ گئی۔ اسحاق رانا صاحب جو مجھے کام سے پکڑ کے سمجھاتے رہے، فیصل حاج روحانی صاحب چھیڑتے بھی تھے، پیار بھی کرتے تھے، سکھاتے بھی تھے، ذوالفقار راحت صاحب، مدثر بٹ صاحب، مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کیا تھپی دے کے نا مجھے پنجابی کیا پتر تگڑا ہویا تیرا کام کوئی ہو رہی ہے، میں بھی سمجھ نہیں آئی، اور تو سیاست کرنی ہے تگڑا ہویا۔ مجھے یاد ہے وہ دن بھی، عاطف صاحب بیٹھے ہیں، خشنود صاحب کے صاحبزادے، میں پریشان ہوتا ہوں، ایک ینگسٹر اپنی زندگی کو اس طرف لگا رہا ہے، یہ بھی بڑی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ قاضی طارق صاحب آئیں گے، دوست، لیکن آج خشنود صاحب آپ کی اجازت سے کیسی آزادی اظہار ہے، کتابوں سے کم لوگ بیٹھے ہیں، کیسی آزادی اظہار ہے کہ کرسیاں ہم پوری نہیں کر سکے، کیسی آزادی اظہار ہے کہ ہم یہ شیشے نہیں کھول سکتے، اور کیسی آزادی اظہار ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اس پروگرام کے بعد اس نے اگلے پروگرام میں ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ یہ رہ گیا صرف آزادی اظہار، یہ ہم چند لوگ رہ گئے ہیں، صرف چند لوگ۔ کدھر گئے باقی؟ کچھ پلاٹوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کچھ کسی اور چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کسی ایک جگہ یہ نعرہ نہیں لگتا کہ صحافت کی آزادی تک جنگ رہے گی، کسی جگہ یہ نعرہ نہیں لگتا کہ آج ہمیں ایک صفحہ ملتا ہے، آج ہمیں ایک لکھا ہوا پیج ملتا ہے کہ غریب کی بات نہیں کرنی، جمہوریت کی بات نہیں کرنی، پاکستان کی بات نہیں کرنی، بس فلاں 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 فلاں، بس آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نا ہمیں وہ پیج ملتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرا پروگرام شاید کہاں تک بند ہو جائے، مجھے یہ بھی یقین ہے سارا آنا سب بھی تیار ہے، وہ تو سلب کا رہا سب سے بھی، اس لیے اس کی وجہ ہم نے لوگوں نے جہاں ٹریننگ لی اس کے انسٹیٹیوٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں سارے، اس وقت ہمیں سمجھایا گیا تھا آزادی صحافت کیا ہے۔ آج لیڈر بنتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے، آج جو لیڈر بنتا ہے نا آزادی صحافت کا، معذرت سے میری بات کسی کو اچھی لگے بری لگے، وہ دیکھتا ہے میرے گھر میں کیا ہے، میرے بچے کس ملک میں جا کے پڑھیں گے، اسے آزادی صحافت سے کوئی محبت نہیں ہے۔ کتنے کلبس ہیں جہاں پہ آزادی صحافت کا جا کے کیمپ لگتا ہے، بتایا جائے نا، کوئی تو مجھے بتا دی یہ بات۔ مجھے کل میں نے خشنود صاحب ایک میں پریس ریلیز دیکھی کہ اسلام آباد پریس کلب ایک پریس ریلیز جاری کر رہا ہے کہ باہر بلوچوں کے لگے ہوئے کیمپ کو ہٹایا جائے جناب ایس ایچ او صاحب۔ یار کمال ہے، کمال ہے، مجھے نہیں پتا، یا آپ کو نہیں پتا کہ وہ اپلیکیشن کہاں سے آئی؟ جب جس ملک کا وزیر اطلاعات وہ ہو جو سندھو دیش کی بات کرتا ہو، جس ملک کے اندر سرٹیفکیٹ دینے کا معیار دیا ہو یہ ہو کہ کیا کل یہ گالیاں نکالے گا آج یہ ٹھیک ہے، نہیں یہ نہیں، ہم یہ 12 لوگ نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ 12,000 کا کارواں بنے گا، یہ 12 لاکھ کا کارواں بنے گا۔ پیچھے جتنی کتابیں ہیں مدثر بٹ صاحب آپ کی، ان کتابوں سے زیادہ دوست کریں گے، اور آج ہم یہ عہد کریں گے، چونکہ میں نے ندیم رضا صاحب سے کہا کہ میری مسز کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہاسپٹل میں تھی، تو مجھے حکم ملا تھا کہ لازمی پہنچنا ہے، میرا دل بھی کہہ رہا تھا کہ میں خشنود صاحب کو ضرور دیکھوں، اللہ ان کو زندگی دے، ان کی صحت کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ تو میں صرف 3 چیزیں کہوں گا، آزادی لینی ہے تو خون دینا پڑے گا،
मत सोचें कि इस तरह के स्टेज या इस तरह के गर्म कमरों में बैठ के हम आज़ादी हासिल कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। आज़ादी लेनी है तो जेलों में जाना पड़ेगा। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मियां अब्दुल गफ्फार साहब भी तशरीफ लाए हैं। खबर का पहला लफ्ज मैंने मियां साहब से सीखा है जी। नहीं सर, मैं बोल ही नहीं सकता। अगर आज़ादी सहाफत की जंग लड़नी है ना, तो हमें कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा। फैसला कर ले हजूर साहब, आप फैसला कर ले तो ये फिर 10, 15, 20 नहीं, फिर जिम्मेदारी लगाइएगा हमारी भी, फिर मजा आएगा। फिर आज़ादी सहाफत सेमिनार होगा आमरियत के घर के बाहर, आमरों के जो सहूलतकार हैं या आमरों के लिए जो काम करते हैं, फिर उनके घरों के बाहर। मेरा कारकुन भूख से मार रहा है और हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर माला माल हैं। मैं सहाफती लीडरों की बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, वो माला माल हैं। तो अब हमने ये जंग शुरू की है, तो इस जंग को लेकर चले इंशाअल्लाह ताला। ये कारवां जो है ना, ये काफिला जो है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आप इब्तदा करें, लेकिन मैं फिर कहूंगा, हमने अगर तो गुफ्तगू तक रहना है तो फिर इसी कमरे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। और अगर हमने वाकई आज़ादी सहाफत जिसका नाम ने कॉन्फ्रेंस रखी है, तो ये कॉन्फ्रेंस में आज के बाद आखिरी कॉन्फ्रेंस करें इसे, और उसके बाद बाहर ले जाएं। कोई बात नहीं, सर्दी हो गर्मी हो, राना साहब जो मर्जी हो करेंगे। कोई पकड़ता है पकड़ ले, कोई कुछ भी करता कर ले। आजकल तो ये हालात है कि मोबाइल हाथ में रखा होता है हमारे साथियों ने, और बता के आते हैं जनाब असली फलानी पर कॉन्फ्रेंस से जा रहे हैं, की हुक्म है। वो कहते हैं जी चले जाओ रिपोर्टिंग करके दे नीचे, और वो साथ साथ भेजते जाते हैं। नहीं, इससे निकले भाई। मुझे नहीं पता मैं कल आपसे मिलता हूं नहीं मिलता, मुझे नहीं पता कि अगले 3-4 दिन कैसे होंगे, लेकिन जितने दिन जीना है हमने बिल्कुल ठीक तरीके से जीना है। और अब तो मेरे गफ्फार साहब भी यहाँ पे हैं, उसके बाद बात कोई नहीं रह जाती। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू साहब आप सर करें शुरू। हम सब खड़े हैं, डटे हुए हैं, लड़ेंगे, लेकिन हमें निकलना पड़ेगा इन कमरों से बाहर, हमें निकलना पड़ेगा इस माहौल से बाहर, और सड़कों पे आना पड़ेगा और गिराव करना पड़ेगा। और अपनी तहरीरों को एक पेज बना लें, एक पेज बना लें आज़ादी सहाफत कॉन्फ्रेंस के नाम से। नहीं टीवी पे चलता ना चले, सोशल मीडिया पे रुकावट पैदा करते जाए। हम ऑनलाइन करेंगे, हम एक एक जगह जाएंगे, हम जाके मुहासबा करेंगे, सारा कुछ करेंगे, और आज़ादी सहाफत लेके रहेंगे। आज़ादी सहाफत ये नहीं है कि जो नाम ये देते हैं सिर्फ बोल दे, नहीं। आज़ादी सहाफत है कि हमें लिखने का, बोलने का, पढ़ने का, सीखने का सब मौका देना चाहिए। हमें बताना चाहिए सिंधु देश वाला कौन था और पाकिस्तान वाला कौन। शुक्रिया। स्टेट माफिया तो शायद उसका इससे ताल्लुक नहीं होता, लेकिन सबसे जो ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका है वो कलम मजदूर है। सो आज भी आज़ादी सहाफत को रोकने के लिए, ये सिलसिला रोकने के लिए, आवाजों को खामोश करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है वो अखबारात के इश्तिहारात रोकने का हथियार है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जहां कलम मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, जहां कलम मजदूर के दस्तरखान से रूखी सूखी उठाई जा रही है और चंद लोगों के, चंद मखसूस माफिया के पेट भरे जा रहे हैं, उनके केक का बंदोबस्त हो रहा है, वहीं सबसे बड़ा हमारा मसला एक ये भी है कि बाज़ अखबारात जिनमें सहाफत है, पंजाबी अखबारात हैं, ऑन रिकॉर्ड है, रोज़गार पर लिखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और बहुत से अखबारात हैं जिनके इश्तिहारात रोक कर उन्हें अपनी आवाज़, अपने लफ्ज़ बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बहरहाल आगे सिलसिला बढ़ाने के लिए, कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब फारूक मिर्ज़ा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और गुफ्तगू करें, इस मौजू को आगे बढ़ाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम उस्ताद मोहतरम खुशनूद अली खान साहब, जनाब जुल्फ़ार राज साहब, राना अजीम साहब चले गए हैं, ईसा राना साहब, मुदस्सर भट्ट साहब और मियाँ साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक अहम
موضوع پہ آج ایک بیٹھک کی، اور میرا اعزاز ہے کہ میں یہ جو کانفلکٹ ہے جو اخبارات، حکومت اور یہ میڈیا کے درمیان میں، اور یہ جو ظلم و ستم جو ہے اور اخبارات کا جو گلا کاٹنے اور ان کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کا، میں بھی اس کا ایک پارٹ ہوں۔ فورتھ پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ اور فورتھ پلر ٹی وی USA امریکہ سے مکمل طور پہ ایک لاؤڈ وائس کے ساتھ اس پوری مہم میں ساتھ رہا اور انشاءاللہ ساتھ رہے گا۔ ابھی عظیم صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ ان کی تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے، اور انہوں نے استاد محترم خوشنود علی خان صاحب کا اور دیگر جو سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں اور ادارے کا ذکر کیا، اور اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، جو آج جو ہم یہاں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ ایک مکمل ایک ڈسپلن میں، اور ایک ڈسپلن میں ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک تربیت کا ایک نتیجہ ہے۔ اور دوسری طرف جن کے خلاف اور جن کے خلاف جنہوں نے یہ ظلم اور ستم شروع کر رکھا ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کی تربیت میں کمی رہ گئی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بیوروکریٹ، ایک ہائی رینکنگ آفیشل، وہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کے ایک وزیر، اس کے کہنے پہ وہ اپنا کیریئر بھی داؤ پہ لگا دے، اور وہ ان جرنلسٹ کو جن کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی گزاری اور ان کے ساتھ انہوں نے محفلیں کی، اچھے اور برے اور ہر خوشی غمی میں ساتھ دیا، حکومتوں کی بھی مدح سرائی ہوتی رہی، اور وہ آج اپنی ملازمت کے آخری حصے میں وہ ہر چیز داؤ پہ لگا دیں کہ صرف ایک وزیر کی خواہش ہے کہ اس نے خوشنود علی خان کے اشتہار بند کر کے اس کو معاشی طور پہ تباہ کر لیں۔ کیا اس نے کر لیا؟ کیا وہ روزنامہ صحافت جس کے شاگردان اور ایک ان کی فیلڈ فورس جو ہے پورے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہو، کیا تم اس کا سر جھکا سکتے ہو؟ یا کبھی کسی پروفیشنل صحافی کو جھکایا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کا کانسیکوینس جو ہے بڑا واضح ہے۔ آج میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ آرمی چیف جب امریکہ تشریف لائے تو وہاں لوکل میڈیا کو انہوں نے بلاک کر دیا۔ وہاں جو میڈیا تھا اس کو قریب بھی نہیں بڑھنے دیا، لہذا ہمارے سپہ سالار پاکستان کی جو امریکہ میں ان کی ایکٹیویٹیز کی کوریج ہونی تھی، یا وہ پیغام دینا چاہتے تھے کشمیر کے حوالے سے، یا وہ پاکستان کے استحکام کے حوالے سے باتیں کرنا چاہتے تھے، وہ انہی بے ادب اور انہی جو اس وقت میڈیا کے ساتھ کانفلکٹ میں ہیں، ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جو سپہ سالار ہے وہ کتنا اہم ہے۔ اگر وہ امریکہ کے اندر اگر وہ موجود ہے تو آپ لوکل میڈیا کو آپ نے بلاک کر رکھا ہے، تو لہٰذا ان کے مقام کے مطابق ان کی کوریج نہیں ہو سکی۔ اس کے برعکس وہی جو اینٹی مائنڈ سیٹ تھا، انہوں نے وہ جو پروٹیسٹ ایمبیسی آف پاکستان کے باہر ہوا اس کی انہوں نے کوریج لائیو دکھائی، اور انہی میں سے وہ ایلیمنٹ تھے جنہوں نے یہ تماشا لگایا۔ جب وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب جب یونائٹڈ نیشن میں تشریف لائے تو ان کی بھی تربیت جو ان کی بھی کوریج جو ہے ان کے مقام کے مطابق نہیں ہوئی۔ پاکستان کے اندر جو اداروں کا یا ہماری ایجنسیوں کا ایک یا فوج پاکستان کا جو اس وقت ان کے خلاف مہم جوئی یا عدالتوں کے خلاف مہم جوئی، وہ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس پورے میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب
वज़ीर आला पंजाब उनका जो जितना भी रोल है, एक सुबह शाम वो भागते दौड़ते हैं, लेकिन DGPR का ऑफिस जो है क्या उनके उस मरतबे के मुताबिक उनकी कवरेज करता है? क्या वो जो पंजाब का जो नैरेटिव है वो दुनिया को दिखाता है या पाकिस्तान में लोगों को दिखाता है? मेरा ख्याल है कि ये DGPR का ऑफिस जो है ये हुकूमत अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करता है। और आपकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, क्या वो पाकिस्तान में जो अच्छा हो रहा है वो दिखाता है? क्या जो लिखा जा रहा है, छापा जा रहा है, क्या उस पर उनका कंट्रोल है? 25 और 50 का एक माफिया बनाया हुआ है। ये उस वक्त शुरू हुआ था जब जनरल बाजवा ने 25 लोग बुला लिए थे और उसके मुकाबले में हमारे PTI के चेयरमैन उन्होंने 5 अदारे बुलाए थे। तो ये तकसीम उस वक्त ही शुरू हो चुकी थी। चले, ये भी चलता है। आपके पास एक क्या अथॉरिटी है, आपके पास कौन सी मॉरल ग्राउंड है कि आप एक अखबार जो है उसके इश्तहार जो है वो बंद कर दें? आप एक अखबार है 30-40 साल से एक अखबार निकल रहा है, आप उसको इतना मजबूर कर दें कि वो उसके औराक जो हैं उनको कम करने पड़े या उनको बंद करना पड़े, फिर आप क्या कामयाब हो गए? यहाँ आज इस मुहिम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे अगर हुकूमतों ने आपकी स्ट्रेटजी बना ली है तो क्या साफियों ने अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाई है? 10 साल पहले बनाई हो, 20 साल पहले बनाई हो, या अब कोई सर जोड़ के बैठे हों? ये अगर ज्यादती है तो खुशनूद अली खान ही क्यों अकेला बोले, या फारूक मिर्जा क्यों अकेला बोले, इसार राना क्यों अकेला बोले? ज़रूरत इस बात की है कि हमें इकट्ठा होकर हमने ये आवाज़ें जो है ना हमने मुख्तलिफ बोलियाँ और मुख्तलिफ तर्ज में और मुख्तलिफ डायलेक्ट्स में बोलना है और पूरे पाकिस्तान में हमने लोगों को शऊर देना है कि अगर किसी एक के साथ ज्यादती होती है तो पूरी बरादरी के साथ ज्यादती है। अभी ये बात हुई, बहुत अच्छा शेर उन्होंने बोला कि उसका मफहूम भी मुझे यही समझ आया कि हम लोग बिखरे हुए हैं और वो लोग जिनकी हम बातें कर रहे हैं वो आज यहाँ मौजूद नहीं है और आज कुर्सियाँ हम भर नहीं सके। यकीनन आज बहुत सारे लोगों को रोका भी जा रहा होगा। ये हमारे साथ पहले हो चुका है जब हमने जनाब उस्ताद मोहतरम खुशनूद अली खान साहब के घर पे जब हमने ये एक पहली मीडिया कॉन्फ्रेंस की तो उसमें बहुत सारे ग्रुपों को रोका उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि जो हुकूमती मशीनरी है, जो मीडिया के रिलेटेड उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, वो जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही। वो अपने पेट भर रहे हैं और वो अपनी हुकूमतों की तर्जमानी भी नहीं करते और वो पाकिस्तान के नैरेटिव को भी सही तरीके से पेश नहीं करते। उनको तो ये चाहिए था कि अगर वो इतने इफेक्टिव हैं वो एक ट्रेनिंग एकेडमियाँ बनाएं, साफियों के नॉलेज को अपडेट करें। अब आते हैं, मैं मुख्तसर थोड़ा सा टाइम लूँगा उस्ताद मोहतरम। यहाँ मुझे ये समझ नहीं आती कि एक बंदा एंटी स्टेट है, एक बंदा करप्ट है और वो अगर उसको गूगल करें तो उसके जो अखलाकी पस्ती आप देख सकते हैं। अगर उस शख्स का माजी देखें तो वो एक अमेरिका के अंदर भी फ्रॉड करके और जायदाद के हवाले से वहाँ धोखाधड़ी का मुर्तकब बना। ये कौन से अदारे हैं, सलामती के अदारे या हुकूमती सिस्टम है? क्या आप उसको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना देते हैं आप उसको? और आपने देखा कि जिस तरह वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को अपनी ही हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया। क्या इस तरह हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ये खबर चला दी जाए कि वो इसराइल की हमायत का ऐलान कर दिया? भाई ये छोटा मामला है ये, और फिर आप मीडिया को कहें कि रिपोर्ट ना करें, और एक डायरेक्टर जनरल को उन्होंने दाएं बाएं कर दिया। हालांकि ये जिम्मेदारी मिनिस्टर की है, वजीर आजम की है, या अदारों की है, सिपहसालार पाकिस्तान की है, और वो जो इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल करते हैं उनको फौरी तौर पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि ऐसे बदबख्त शख्स को फौरी तौर पे निकालें। क्या प्रोफेशनल लोगों की कमी नहीं है? क्या पाकिस्तान में वो लोग नहीं हैं जो ज़र्फ रखते हैं, जो माइंड रखते हैं, जो एक इंटेलेक्ट रखते हैं?
क्या उनको नहीं लगाना चाहिए जो जिम्मेदार? जब एक गलती हो गई, फिर गलती दूसरी उस्ताद मोहतरम पीटीवी जो स्टेट मीडिया है, उसमें बकायदा एक प्रोग्राम चलाया गया कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं सऊदी और यूएई, वो इसराइल की हमायत कर रहे हैं। ये सरकारी मीडिया से चलाया गया और फिर ये काम रुका नहीं है। ये अभी हालिया जो सरकारी एक प्रोग्राम, इसार राना साहब आप तो प्रोग्राम करते हैं, अभी एक नया प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन पे चला। पहले ही प्रोग्राम के अंदर अदालतों के खिलाफ उन्होंने ऐसी बदतमीजी और ऐसी उन्होंने तज़हीक की कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सरकारी मीडिया से जब आप करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ठीक कह रहे हैं, और फिर भी उनको शर्म नहीं आई। उनको एक ओन साई, एक 2 टके का एक रिपोर्टर था पहले, उसका बुग़्ज़ से भरा हुआ वो शख्स है, और वो उसको उन्होंने पहले OST बनाया और फिर जब प्रेशर पड़ा तो उसको उन्होंने सैक किया। तो भाई मसला ये है कि यहाँ एक साफ़ी जो होता है ना, वो अपने मुल्क का फेस होता है। एक साफ़ी को प्रमोट करने की ज़रूरत है, उसके नॉलेज को अपडेट करने की ज़रूरत है। ISPR हो या आपका DGPR हो, इसी तरह जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। 4th पिलर TV USA जो है वो तमाम डिजिटल साइबर पोर्टल पे मौजूद है। क्या अभी मुझे जब मैं आया तो मुझे फोर्स किया गया कि आपने फलानी वीडियो लगाई थी, उसको उठा दें। मैंने कहा मेरी क्या ताकत है कि मैं अमेज़ॉन से वीडियो डिलीट कर दूं, या जो हमारा जो गूगल प्ले स्टोर है, गूगल TV है, या एप्पल प्ले स्टोर एप्पल TV है, रॉको TV है, फायर TV है, मैं यहाँ से कैसे, मेरी क्या एबिलिटी है? तो मैं नहीं निकाल सकता, अगर मैं चाहूँ भी नहीं निकाल सकता। हाँ, मैं पाकिस्तानी YouTube अगर मेरा किसी ईमेल पे बना है तो मैं निकाल सकता हूँ। तो जब आप मीडिया पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते, तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं कि वो ऐसा फ्रेंडली माहौल पैदा करें कि आप किसी को कह सकें कि जनाब ये हमारे साथ बैठे हैं, ये हमारा कॉमन मसला है। तो क्या साफ़ी उनके साथ कभी माजी में तावन नहीं करते रहे? तो जनाब मैं बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये आवाज़ 2 बंदे उठाएं, 3 बंदे उठाएं, ये मक्के मदीने में सुनी जाती है। अगर सारे मिल जाएं, अगर आप ये समझ लें कि हमने अपने राइट्स के लिए खड़ा होना है, तो कोई ये छोटे मोटे जबर और छोटे मोटी सजाएं और ये धमकियां मैटर नहीं करती। आप अपने अंदर एक तंजीम पैदा कर लें। हम 4 थे, आज 40 हो गए हैं, फिर हम ये 400 हो जाएंगे, फिर 4000 हो जाएंगे। और ये इंशाल्लाह, ये पहले भी ऐलान किया था उस्ताद मोहतरम ने, हमारी तंजीमों का एक हलाक है 4th पिलर विजिलेंट मीडिया वॉचडॉग, और अब तो कोई 11-12 तंजीमें साथ आ गई हैं। तो उस्ताद मोहतरम ने ये ऐलान किया था कि ये सिलसिला पूरे पाकिस्तान में रहेगा, और CPNE के हवाले से एक बड़ा अहम रोल होगा। CPNE जो है अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, मैं उसका पार्ट हूँ। इंशाल्लाह ये एक ग्लोबल फिनोमेना होगा। थैंक यू वेरी मच। फारूक मिर्ज़ा साहब, जो महफिल साहिबाने शऊर की होती है, अहले इल्म की होती है, कलम वालों की होती है, बड़े ख्यालात रखने वालों की होती है, वहाँ लोगों को गिना नहीं जाता, वहाँ लोगों को तोला जाता है। तो फारूक मिर्ज़ा साहब भी, और यहाँ हर शख्स अपनी ज़ात में अंजुमन से कहीं बढ़कर है, उसके ख्यालात की कोई हदूद नहीं है, और जिस तरह से इजहार ख्याल हो रहा है, जिस आज़ादी के साथ और जिस दबंग लहजे में बात हो रही है, उसके लिए हमें लोगों को गिनने की ज़रूरत नहीं है। हर शख्स अपनी अपनी जो एक पूरी बरादरी है, एक पूरी कम्युनिटी है, उसकी तर्जुमानी करने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अभी कुछ देर पहले मेरी बरादरी या मेरी जो कलम मजदूर कम्युनिटी है, उसके लीडर, उसके कायद जनाब अरशद अंसारी साहब तशरीफ़ लाए हैं। अरशद अंसारी साहब को जब भी देखा, उन्होंने अपने साथियों का, अपनी बरादरी का, कलम मजदूरों का मुकदमा बिला खौफ व खतर लड़ा।
हर लिहाज से, हर तरह से, जनरल सेक्रेटरी भी हैं PFUJ के, हर लिहाज से अरशद अंसारी साहब हमारा मान है, हमारे तर्जुमान हैं, उन्हें खुशामदीद। और अब भी जो पंजाब हुकूमत की तरफ से शब खून मारा गया है प्रेस क्लब लाहौर पे, प्रेस क्लब लाहौर के कारकुनों की, उसके मेंबर्स की जिस तरह से तौहीन की गई है, उस हवाले से इस जद्दोजहद के अलमबरदार अरशद अंसारी हैं, काजी तारिक अजीज साहब हैं, दूसरे साथी हैं। सो इस मजलिस को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमिस हूँ, दावत दूंगा जनाब जुल्फ़कार राहत साहब से, गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी गुफ्तगू से इस मजलिस का हुस्न बढ़ाएं और इस सिलसिले को आगे करें। जनाब खुशनूद अली खान साहब, मुदस्सर भट्ट साहब, जनाब अरशद अंसारी साहब, फारूक मिर्ज़ा साहब, इसार राना साहब और मियाँ गुफार साहब और बाकी मेरे तमाम साथी, दोस्त, भाई। राना साहब ने बड़ी फिक्र अंगेज बातें की, राना अजीम साहब, और वो जल्दी में थे, चले गए। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की जितनी उम्र है, ये आज़ादी सहाफ़त का मामला भी लगभग उसी वक्त से ही हम सब फेस कर रहे हैं। उसकी शक्लें वक्त के साथ साथ चेंज होती रही, बदलती रही, हुक्मरान आते रहे, जाते रहे, और कभी सियासी और कभी गैर सियासी। लेकिन जिस तरह बाकी बहुत सारे अदारे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, इसी तरह हमारे ये जो कलम मजदूर, हमारे जो साथी, इन्होंने भी हर दौर में, मैं समझता हूँ कि अपनी इस्तात के मुताबिक मुज़ाहमत की है, ये जंग लड़ी है। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, इस पे कोई शक नहीं कि हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन आज भी जो ये बात हम कर रहे हैं, ये भी एक बात करने की आज़ादी ये किसी ने हमें प्लेट में रख कर नहीं दी। इसकी एक पूरी तारीख है, पूरी एक हिस्ट्री है। मैं नाम गिनवाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। कितने लोग हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला और कितने लोग हैं जिन्होंने इस पे सेक्रीफाइस किया, और नतीजा आपके सामने है। आज फिर बदकिस्मती से हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हर हुक्मरान हमेशा ये कहता है जब वो हुकूमत में नहीं होता, और कोई पॉलिटिकल पार्टीज के मीडिया उनकी आंख का तारा होता है, मीडिया उनको बहुत अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं। जब वो कुर्सी के दूसरी तरफ बैठते हैं, फिर यही मीडिया उनको बुरा लगने लग जाता है, इसी के ऊपर शबखून मारा जाता है। कई हुकूमतों को हमने विटनेस किया, कई हुक्मरानों को बड़े करीब से देखा, कई उनके रूप देखे, लेकिन आज बदकिस्मती से एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं कि कुछ लोग जो प्रेस रिलीज दौर के एक दो अखबार और एक आधे चैनल की पैदावार हैं, उनको ये ज़ात मीडिया हजम नहीं हो रहा, और वो इसको दोबारा से ये जो जिन बाहर आ चुका है, ये एक मीडिया फ्लर्श कर चुका है। आज सोशल मीडिया इस लेवल पर जा चुका है। प्रिंट मीडिया सैकड़ों अखबार छपती हैं, छोटी बड़ी चैनल 100 के लगभग है। ये सारे उनको हजम नहीं हो रहे, और आज दोबारा से कोशिश हो रही है कि इसको दोबारा मीडिया को एक उस दौर में ले जाने की कोशिश करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज 2023 है, सोशल मीडिया ने जिस तरह जो शक्ल इख्तियार की है, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है। अब इन लोगों को आज़ाद मीडिया को न सिर्फ एक्सेप्ट करना होगा, बल्कि इसको समझना होगा और इसके मुताबिक अपने जिंदा रहने की आदत डालनी होगी। और मैं समझता हूँ कि आज खुशनूद अली खान साहब और मुदस्सर भट्ट साहब ने जो आगाज किया है, इसको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में इसको आगे ले जाना चाहिए। और मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म है, जिस तरह अरशद अंसारी साहब तशरीफ लाए, वो खुद एक बहुत बड़ी मज़ामत की अलामत है। हर दौर में उन्होंने भरपूर मज़ामत की है, वो किसी शक्ल में भी मीडिया के ऊपर पाबंदी की बात हो। तो मैं समझता हूँ कि बाकी प्लेटफॉर्म जितने हैं
सारे के सारे दोस्तों से बात की जाए, सबको एक जगह इकट्ठा किया जाए। और आज जो स्टेट माफिया है हमारा, उनका तो आपको पता ही है जो हालात हैं। जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं बेसिकली उनको हमें इकट्ठा करना चाहिए, उन सबको एक जगह बिठाना चाहिए और आने वाला जो वक्त है वो उनके सामने रखना चाहिए कि आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, आने वाले दिन इससे कहीं ज्यादा सख्त हो सकते हैं और उसमें सर्वाइवल शायद इस तरह से जो जिन हालात की हम बात कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाए। आज तो हालात ये हैं कि पिछले दिनों लाइव पेपर था तो कुछ गुफ्तगू शायद किसी को पसंद नहीं आई तो वो उसको दरमियान से काट दिया गया। उसके बाद मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपको अंदाजा नहीं ये फोन कहाँ से आया कि यार इन्हों की है ठीक गुफ्तगू करता नसीब किधर की गुफ्तगू कर रहे हैं। सो यहाँ तक मॉनिटरिंग हो रही है। फिर मैंने कहा जी मेरे लिए क्या हुक्म है? उन्होंने कहा जी बस आप सुकून करें थोड़ी देर के लिए, फिर कल देखेंगे। सो ये हालात हैं और एक मैं समझता हूँ कि इसकी सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं कि हमारे तो हालात अब ये हुए हैं कि जिस तरह वो कहा जाता है ना कि आप हुन सोचन दी मैयत नू चाह के केड़े कर जावांगा, जे बोला ते मार देंगे ना बोला ते मर जावांगा। बहुत अच्छे साड़ी ते कैफियत से मुदस्सर बरसा है हुई पड़ी। यकीन करें कि अब लोगों की नौकरियां खतरे में है और जिस तरह लोग उसमें सरवाइव कर रहे हैं या अब सोशल मीडिया को भी काबू करने की पूरी कोशिश हो रही है, उसको कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन आज ये पॉलिसी मेकर को समझाने की जरूरत है कि भाई लोग शऊर के लिहाज से 21वीं सदी क्रॉस कर चुके हैं, आप दिमागी लिहाज से 17वीं सदी में बैठे हुए हैं। खुदा के लिए आप अगर 21वीं में नहीं आ सकते तो 20वीं तक आ जाए, लोगों को डाइजेस्ट करें। ये आजादी का दौर है, ये पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब पाबंदियां उस तरह से नहीं लगाई जा सकती। तो मेरा ख्याल है कि एक आवाज होके इकट्ठे होके ये हुक्मरानों को और पॉलिसी साजों को बताने की जरूरत है कि अब इस आवाज को कंट्रोल करने की जो आपकी सोच है उसको खत्म कर दें। और जिस तरह खुशनूद अली खान साहब को, उनको पता ही नहीं कि खुशनूद अली खान साहब है क्या चीज है। ये अगर किसी शख्स को इस शख्स की मज़ाहमत की तारीख का अंदाजा होता, और सुलंगी साहब को तो होना चाहिए, वो तो हमारे इस फील्ड से थे, वो कभी भी हरकत ना करते कि सहाफत को इस तरह इश्तिहारों से महरूम करना, इस तरह पाबंदियां लगाना। क्योंकि खुशनूद अली खान साहब ने तो शुरू से रेजिस्टेंस की एक अलामत है। इनकी तहरीरें, इनकी गुफ्तगू और इनका जो पूरा कैरियर है वो मैं समझता हूँ कि इस चीज की अलामत है कि इनको इस तरह की पाबंदियों के जरिए ना इनके अखबार बंद किए जा सकते हैं। अब तो खुशनूद अली खान बहुत सफर तय कर चुका है। ये जब फाइनेंशियली इस काबिल नहीं थे तब भी ये शख्स ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। तो आज तो मेरा ख्याल है कि इश्तिहारों का जो हथियार है उसकी मदद से या उसके जरिए इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओवरऑल मैं आखिर में यही दरख्वास्त के साथ इजाजत चाहूंगा कि हम सबको मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जिस तरह आज हम इकट्ठे हुए, हर शहर के अंदर जाना चाहिए, हर जगह पे ये बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया को एक टूल के तौर पे हमें भरपूर तरीके से यूज करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट ने साफी तस्लीम करने तो इनकार कर दिता क्योंकि न्यूज रूम के लोग सी। जनाब खुशनूद अली खान साहब, राशिद अंसारी साहब, भट्ट साहब, इसार राणा साहब, बाकी सारे दोस्त, मियां गफार साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं लंबी चौड़ी तो बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, खान साहब इधर जरा मेरी तरफ देखिए। पिछले 10 साल से मेरे पीआईडी के इश्तिहारात बंद हैं। मेरे अखबार के पिछले 10 साल से पीआईडी के इश्तिहारात बंद हैं। और डीजीपीआर में यानी मुझे दोस्त मजाक करते हैं कि यार तुम 3 साल इनके खिलाफ, पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ 3 माह बोलते हो, 3 माह मिन्नतें करते हो और 3 माह इंतजार करते हो, 3 माह तुझे इश्तिहार मिलते हैं। ये मेरी पिछले 15 साल से रूटीन है।
मेरी किसी से कभी कोई जाती दुश्मनी नहीं, बहुत सारी यानी पिछले दिनों कोई 2-4 दिन पहले भट्ट साहब से बात हुई तो भट्ट साहब ने कहा कि हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कि यार एक तो ये जो पाबंदियां लग रही हैं और दूसरा ये जो इश्तिहारात का मसला है। तो भट्ट साहब पंजाबी में जो के कहते हैं, भट्ट साहब कहते यार तू भी बोल रहा, तो मैं कहा भट्ट साहब तुहाडे शुरू हो जाने ने तो मेरे बंद हो जाने ने। सर हम तो पहले ही हर जगह लाहौर प्रेस क्लब की सियासत का प्लेटफार्म हो, एनपीए का हो, सीपीएनई का, दूसरे दोस्तों का हो, आज तक कोई किसी के साथ जाती या मेरे अखबार की वजह से कोई पॉलिसी मैटर या किसी भी जगह सिंगल वर्ड ऐसा नहीं छपा कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस वजह से मेरे इश्तिहार या वफाक ने बंद किए हों। सिर्फ इस वजह से बंद किए हैं कि मैंने सेठों के खिलाफ, खुशनूद अली खान साहब जो आपकी सफ़ों में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ बात की और मेरे इश्तिहार इस वजह से बंद किए हुए हैं कि यार कारकुन के साथ ज्यादती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने हर प्लेटफार्म पे कारकुन का मुकदमा लड़ा है और उसका मुझे पता सिला क्या मिला है। ये जो आपकी सफ़ों में बैठे हुए लोग हैं, खान साहब, मियाँ गफार साहब और इसार राणा साहब, आप भी वहां बैठे हैं पाकिस्तान में भी, कि रोजनामा पाकिस्तान समेत तमाम बड़े अखबारात में क्वार्टर पेज का मेरे खिलाफ इश्तिहार शाया हुआ। अरशद अंसारी साहब आपको याद है उस वक्त शहबाज मियाँ साहब सीनियर नायब सदर थे। हमारा जुर्म ये था कि हमने स्लोगन वो जो थे रात को तैयार किए, मैंने, अरशद अंसारी साहब ने और शहबाज मियाँ उस वक्त इनके साथ सीनियर नायब सदर थे, और रात को हमने लगवाए। तो 6 माह के लिए मेरे इश्तिहार इस वजह से बंद कर दिए गए कि इसने वहां जो वो लिखे हैं ना, जो नारे लिखे हैं कि यजीद के रूप में मोमन आगा के हवाले से फरमून है, उन्होंने मेरे इश्तिहार बंद कर दिए थे। मेरे अखबार की कोई जाती लड़ाई नहीं थी। मैं आप लोगों के साथ हूं, हमेशा से साथ हूं, लेकिन ये जरूर कोशिश करें, हम सब दोस्त कोशिश करें कि अपने कारकुन जो है ना उनको, कि क्यों यानी हम अपनी लड़ाई खुद क्यों लड़े कि कारकुन आपकी लड़ाई लड़े। लाहौर प्रेस क्लब में बैठे लोग आपकी लड़ाई लड़े, पीएफयूजी में बैठे लोग आपकी लड़ाई लड़े, ये लाहौर प्रेस क्लब के सदस्य साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये जंग की लड़ाई क्यों लड़े, सिटी 42 की लड़ाई क्यों लड़े। आप इनके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे। अरशद अंसारी क्यों ना सहाफत की लड़ाई लड़े, मुदस्सर इकबाल भट्ट के लेखा की लड़ाई लड़े, बाकी लोग भी लड़े। हमें एक होना होगा। और मेरा तो बड़ा तलख तजर्बा है, भट्ट साहब की मोहब्बत की वजह से बहुत सारे नुकसान इस वजह से भी मिलते हैं। भट्ट साहब मुझे वैसे छेड़ते हैं कि यार तेरी वजह तो असी कई जगह उत्ते, सॉरी वो तू चला देना भट्ट साहब, इज्जत गए हैं। फिर मैं जो देखता ना तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ भट्ट साहब। सो ये तो कह रहे थे कि डिजिटल मीडिया वो भी पाबंदियों की जद में आ रहा है, आप घर में बैठे भी बात नहीं कर सकेंगे, आपकी सोच जो है ना आप सोच भी नहीं सकेंगे, इस तरह का माहौल आ रहा है। और बार बार बात हो रही थी, वो मेरे दोस्त जो है ना लाहौर प्रेस क्लब के सदर, वो मुझे कह रहे थे कि अच्छा मलंगी ना रोड़ा, मलंगी से कह रहे थे यार मलंगी ना रोड़ा। तो वो मलंगी पता केड़ा वा भट्ट साहब, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ मैं ਹੁਣ ਉਹ नहीं कहता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ है, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ तो सर खरीदार ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋੜਨੀ ਪੈਗੀ। ਸਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ प्लेटफार्म ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ नहीं खड़ा होवांगा। इशारा दिया कि आप घर में भी बात नहीं कर सकते। काजी साहब को घर में बात करने की आज़ादी हो सकती है, लेकिन अक्सरियत को घर में बात करने की आज़ादी नहीं। मैं भी उन्होंने देखा। अब घर वाला सिलसिला बाहर होने वाला है। सो बिला तमहीद दावत दूंगा मैं जनाब अरशद अंसारी साहब को, जो अपना तारुफ खुद है, जनाब अरशद अंसारी साहब। इंतहाई मोहतरम खुशनूद अली खान साहब, साराना साहब, मियाँ गफार साहब, जुल्फ़िकार साहब, सामने सारे लोग मेरे
दोस्ती हैं, नदीम हो या फैसल भट्ट हो, मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब बड़े भाई हैं, हमेशा प्यार मोहब्बत करते हैं और रहनुमाई भी करते हैं। फारूकी साहब हैं, हम सब इकट्ठे एक काफिला है जो हम इकट्ठे काम भी करते हैं। वैस खुशनूर साहब, इनसे भी गाए बगाए कोई राय ले लेते हैं। आज जो आज़ादी सहाफ़त पर ये भट्ट साहब या फसूद अली खान साहब एक बड़े नाम है सहाफ़त के पाकिस्तान के। आज जिस तरह आपने एक ये सजाई है महफिल, मेरा ख्याल है कि ये इब्तिदा की है खान साहब ने, और खान साहब या भट्ट साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ के अगर पीछे लग जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर उस पर उस वक्त तक ये पीछे रहते हैं जब तक वो मसला हल ना हो जाए। और ये जिस चीज़ के पीछे हैं आज़ादी सहाफ़त पे जो हमले हैं, एक्चुअली ये बात है, और ये हमले हो रहे हैं। अब तो सहाफ़ती इदारे वेंटिलेटर पे हैं, मसनूई सांस पे हैं, अपनी सांस तो लेने दे ही नहीं रहे, वो गले पे दबा दिया उन्होंने। आप ना बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना कलम नीचे कर सकते हैं, ना माइक ऊपर कर सकते हैं। और इस वक्त तो बहुत ही बुरा हाल है खान साहब। ये टाइम भी बहुत ठीक आपने चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे जब तक सहाफ़ी को माशी तौर पर आप ठीक नहीं करेंगे, सहाफ़त ठीक हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। और बेदर पे हमले फिर जब हों, इश्तिहारात की बंदिश हो, उसको हम आज़ादी सहाफ़त पे बहुत बड़ा कुल्हाड़ा समझते हैं। कदर है बहुत बड़ी कि जब आपके सहाफ़ती इदारे नहीं चलने दिए, क्योंकि आपकी जब कलम चलती है तो बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें कि आज हम प्रेस क्लब में मैं पिछले 3 दिन से मोहसिन नकवी साहब ये समझते थे कि शायद वो एक मीडिया हाउस चलाते हैं, उनके सामने कोई बोल नहीं सकता। ये उनकी गलत फहमी है। उन्होंने 1 साल काफ़ी 3 माह के लिए आए थे, हनीमून पीरियड बहुत लंबा हो गया और हनीमून चला 1 साल। 1 साल में उन्होंने रिकॉर्ड, इसमें हाँ साहब रिकॉर्ड चेक करें, 174 बिलियन, 1.25 बिलियन की डेवलपमेंट की है उन्होंने पंजाब में। सही अस्पतालें गिरा के दोबारा बना दिए, सही पुलें तो गिरा के दोबारा बना दिए। तो आप समझें कि ये क्यों किया जाता है। अगर 174 बिलियन को आप ईमानदारी से मस्जिद में बैठ के भी आप उसकी कट ले लें तो 28, 29, 30 बिलियन तो बनते ही बनते ही। वैसे 30% चलता है, वैसे अगर आप 10 भी लगाएं तो इतने बनते हैं। तो आप अंदाजा करें कि बड़े मज़े लिए उन्होंने, और उस मज़े ख़त्म होने से पहले क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैन ही ले गए। पहले इस पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया, अब पहले क्रिकेट का बेड़ा गर्क और बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो शायद वो समझते थे कि कोई बोल सकता नहीं मेरे आगे, कि अगर आप सहाफ़ियों पे हमला करेंगे तो इतनी मेरे में जुर्रत है कि मैं आपके सामने खड़े होकर बोल सकता हूँ। और तो यकीन करें कि फिर ये शराज़ा बिखर जाएगा, और ये शराज़ा बिखरा तो ये बहुत इसके रिपरकशन बड़े ख़तरनाक नतीजे होंगे। तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ हाँ साहब, भट्ट साहब आपको भी, कि आपने आज एक ऐसा इशू उठाया है जिसकी ज़रूरत थी। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। तमाम मसाइल अपनी गुफ्तगू में शामिल रखे हैं, उनका हल का एहतजाज हो, आवाज़ बुलंद करना हो, कुछ भी हो, वो सामीन हाजरीन के गोश गुजार किया है। सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नहायत खूबसूरत नौजवान हैं, बल्कि ये तब से नौजवान हैं मैंने जब से इन्हें देखना शुरू किया। आज भी उतने, जब हम छोटे थे ये तब भी नौजवान थे, अब हम बूढ़े हो चुके हैं तो ये अब भी नौजवान हैं। जनाब फैसल दुरानी साहब तशरीफ लाए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याका नाबुदु व अय्याका नस्तईन। मैं शायद मुझे ये इस बात से मैं बहुत ज़्यादा इसलिए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं जिस जगह पे, जिस मुकाम पे खड़ा हूँ, वहाँ पर मुझे मौका मिल रहा है अपने उस्ताद मोहतरम के सामने बात करने का। खुशनूद अली खान साहब 1988 से मेरे उस्ताद हैं। जब मैं इनके पास बतौर ट्रेनी रिपोर्टर जो हाजिर हुआ था, और उसके बाद 1988 से लेकर आज तक खुशनूद अली खान साहब ने मुझे सिखाया। और अभी नीचे बैठे ये बात हो रही थी, मैंने कहा मैंने जो कुछ सीखा आपसे सीखा और आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ।
दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब जो कि बड़े भाइयों की तरह हैं, मियाँ गफ़ार साहब हैं, उसके बाद ख़ास तौर पे अरशद अंसारी साहब का जिक्र करूँगा जो कि 12 साल कंटिन्यूस जो है वो प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हुए हैं। जुल्फ़कार राज साहब हैं और दूसरे मेरे बेशुमार भाई, ख़ास तौर पे फैसल भट्ट जिसके साथ मैंने बहुत एक अरसा जो है वो मोहब्बत का, प्यार का गुजारा। नदीम रजा साहब जिनकी मुस्कुराहट जो है जिस पे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग और भी फिदा हैं। तो बात अपना सिलसिला गुफ्तगू खातीन क्या है तो जो इससे पहले अरशद अंसारी साहब ने और ख़ास तौर पे राना अजीम साहब ने बात की है, उस सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि हमारे तमाम सहाफ़ी तंजीमें हो, तमाम सहाफ़ी हो, इनको कौन लोग हैं जिन्होंने धड़ों में तकसीम किया? क्या वजूहात हैं कि हम लोग अपने चंद मखसूस मफादात के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं? आज वो प्लाटों का मसला हो, आज वो हमारे ऊपर आज़ादी सहाफ़त पे हमला हो, या किसी एक शख्स को कॉर्नर करके गिरफ्तार कर लिया जाए, तो कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि तमाम सहाफ़ी जो हैं वो इकट्ठे हों। खुदारा आज वक्त है, आज जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने ना सिर्फ अखबारात को दफन करने का सिलसिला शुरू कर रखा है, वहां पर वो तमाम अखबारात, अभी मैं खास तौर पे खुशनूद अली खान साहब के अखबार सहाफत की बात करूंगा कि सहाफत वो अखबार है जिसमें हमने सहाफत अखबार में बहुत कुछ सीखा, खुशनूद अली खान साहब से बहुत कुछ सीखा। और आज एक आम सा आदमी जो कि जिसको मैं समझता हूँ कि वो चपरासी बनने के भी लायक नहीं है, जिस तरह अरशद अंसारी साहब ने उसको मलंगी कहा और उसको किसी ने सुलंगी कहा, लेकिन मुझे तो नाम लेते हुए शर्म आती है कि इस तरह का मकरूह किरदार, क्या कभी उसने ये देखा है कि तुम जिन लोगों से टकरा रहे हो ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा बहुत बड़े बड़ी स्टैब्लिशमेंट जिसमें फौज के बड़े बड़े सिपा सलार थे उनके सामने खड़े हो गए? क्या तुम लोग वो वक्त भूल गए हो जब खुशनूद अली खान साहब और मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब ने जब सहाफत का अलम उठाया और उसके बाद तुमसे टकरा गए? क्या तुमने मुदस्सिर भट्ट साहब पे वो तकालीफ और वो परेशानियां नाफज करने की कोशिश नहीं की? क्या तुमने खुशनूद अली खान साहब को और मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब को तंग करने के लिए अपने तमाम तर हरबे नहीं आजमाए? लेकिन एक बात मैं बता दूं कि खुशनूद अली खान साहब जो हमारे सिपा सलार हैं और हम उनके सिपाही 1988 से लेकर आज तक हम खुशनूद अली खान साहब के सिपाही हैं। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूं कि मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता, दिल तो बहुत करता है बहुत सारी बातें करूं और उसमें ये बताऊं कि किस तरीके से छोटे अखबारात का गला घुंटा जाता है, किस तरह कारकुनों का गला घुंटा जाता है। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि पहले दिन से आप लोग मेरे सिपा सलार थे और मैं आपका सिपाही था। आज भी खुशनूद अली खान साहब और मुदस्सिर भट्ट साहब जिधर हुक्म करेंगे, जिस वक्त हुक्म करेंगे तो हमें लड़ना पड़ा लड़ेंगे, मरना पड़ा मरेंगे, सब कुछ करेंगे सिर्फ आपके लिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, आमीन सुमा आमीन। हमारे अहले सहाफत के जो असातिज़ा हैं, बहुत से ऐसे साथी यहाँ मौजूद हैं जो आज की जो मुस्तनद सहाफ़ी हैं उन्होंने उनसे सीखा है। उनमें हमारी लाहौर की, पहले लाहौर की फिर मुल्तान या जनूबी पंजाब की रिपोर्टिंग के हवाले से सबसे बड़ा नाम मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि सहाफत, अदब या किसी और सिंफ में बुनियादी फ़र्क रिपोर्टिंग का है। अगर रिपोर्टिंग नहीं है तो फिर वो सहाफत नहीं, कुछ और हो सकता है। हमारे उस अहद का जिक्र है जिस अहद ने बड़े खूब अंदाज में रिपोर्टिंग की आबियारी की, सहाफत को बामे उरूज तक पहुंचाया, आज़ादी सहाफत का हवाला दिया और बड़े जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ सामने कलमा हक अदा किया। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मियाँ अब्दुल गफ्फार साहब से कि वो तशरीफ लाए, गुफ्तगू करें। मियाँ अब्दुल गफ्फार साहब लेजेंड हैं हमारी सहाफत के और बड़ी दबंग अंदाज में लिखते हैं और गुफ्तगू भी उसी तरह से फरमाते हैं। जनाब मियाँ अब्दुल गफ्फार साहब के सामने बोलना खासा मुश्किल काम है। मेरे उस्ताद हैं और मुझे जर्नलिज्म में लाने वाले
اور مجھے تحفظ دینے والے، پروٹیکٹ کرنے والے اور مجھے لے کر چلنے والے خشنود علی خان صاحب ہیں. میرا مزاج اسی قسم کا تھا. اگر یہ اس وقت آبیاری نہ کرتے، یہ میرا ہاتھ نہ پکڑتے تو میں جرنلزم چھوڑ جاتا، میں کوئی اور کام کرتا، اور شاید چھوڑ جاتا تو بہتر ہی تھا، کیونکہ میرا اچھا کام کرتا تھا، پھر جرنلزم میں آ گیا. میں گزارش کرنا چاہوں گا چند باتیں، کیونکہ یہاں دیکھیں یہ جرنلسٹ بیٹھے ہیں، سینئر لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہیں معاشرے کی رہنمائی کرنی ہے. ملتان میں ایک شخص تھا، وہ برف، گرمی بڑی شدید، وہ آج سے 20 سال پہلے، تو برف بیچتا تھا. اس نے برف کا پھٹا لگایا ہوا تھا، ان پڑھ تھا. تو ایک اخبار نے، نوائے وقت نے ایک سب ایڈیٹر فارغ کر دیا، اور سب ایڈیٹر اس کے پھٹے پہ بیٹھنا شروع ہو گیا. تو اس نے کہا چاچا جی اخبار نہ کٹ لئی ہے. وہ برف والے نے اخبار نکال لیا، شیر پنجاب. اب اس کے وہ میرے پاس ملنے آیا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی وہ میں دو نا پاڑو منڈے رکھے نے. اچھا مجھے سمجھ نہ یہ پاڑو کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کی مطلب؟ آ جڑے لکھتے لکھتے نے، میں دو منڈے رکھے نے تو وہ اخبار بنا لیندے نے، بس کم چلتا پیا، اللہ کا شکر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے، ہمارا جو سب سے پہلا ہمارا جو قصور یا ہمارا جو جرم یا ہماری جو کوتاہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ہر نتو خیرے کو ایڈیٹر بننے دیا. ہم نے وہ راستہ نہیں روکا، ہم روک سکتے. اگر ہم اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے نا، وہاں سٹینڈ لیتے. ایسے لوگوں کے بعد اخبارات کے اشتہار ہے. ایک اخبار آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، المنظور. وہ تونسا میں ہمارا نیوز ایجنٹ ہے منصور خان، تو اس نے المنظور اخبار نکالا ہوا ہے. اور آپ ذرا تصور کریں کہ بزدار صاحب نے ان کو کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے. تو سوال یہ ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی جو کہ نیوز ایجنٹ تھا، جس کی تعلیم 8 جماعت بھی نہیں ہے، اس کو اخبار کا ڈکلریشن کیسے ملا؟ سوال تو یہ ہے. اور یہ کام تھا CPNE کا، یہ کام تھا APNS کا، یہ کام تھا اخباری تنظیموں کا کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے روکتے. اور جتنا یہ محدود ہوتا، آپ ذرا اس کی آپ خود ہی کمپیریزن کر لیں کہ اخبار کتنا مشکل ہے کہ 70 سال میں 10 اخبار نہیں نکلے پاکستان میں. فرام 62 جب وہ کوہستان نکلا، 62 سے لے کر 90 تک کوئی اخبار نہیں نکلا. 90 میں 2 بندے، جن میں سے ایک خشنود علی خان صاحب ہے، ضیاء صاحب ہے، انہوں نے مل کے روزنامہ پاکستان نکالا اور دوبارہ اس میں زندگی ڈالی پرنٹ میڈیا میں. ورنہ پرنٹ میڈیا کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی اخبار نکالنا. 70 سال میں تو 70 اخبار نہیں نکلے، اور 10 سال میں 70 چینل کھڑے ہو گئے. آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ اخبار کی صحافت کتنی مشکل ہے اور چینل کتنا آسان ہے. اب یہیں سے پھر دوسری بات جو میں نے سیکھا، میں نے اساتذہ سے سیکھا، خان صاحب میرے استاد میں نے سیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. قلم نیچے والے ہاتھ سے پکڑ نہیں جا سکتا. کوئی بندہ نہیں آپ نے دیکھا جو ایسے لکھ رہا ہو. قلم جب بھی لکھ رہا ہے اوپر والا ہاتھ، یہ نیچے والا ہاتھ ہے مائک. مائک کمزور ہے، قلم کو کمزور نہیں. جس کی قلم اللہ تعالیٰ نے جس کی قسم کھائی ہے قلم کی، کیا وہ کمزور ہو سکتا ہے؟ اگر وہ قلم کمزور ہے تو اس کا مطلب ہم کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ کمزور ہو گئے، ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم بیک گراؤنڈ میں آ گئے، ہم نے وہ صلح کر لی یا ہم نے مسلط ہمارے اوپر حاوی ہو گئی. ورنہ قلم اوپر والا ہاتھ ہے، اس کو زوال نہیں. غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، اور پھر جب غلطی کرنے والا بڑی سادگی سے اس کا جواز پیش کرے، دلیل پیش کرے، تو آپ لاجواب ہو جاتے ہیں. اسعاد رانا صاحب کے لیے خاص طور پہ کہ کچھ دیر پہلے میں نے ایک اشتہار دیکھا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، متائے لوح و قلم چھین گئی تو کیا غم ہے. میں نے اپنے جو ڈیزائنر ہیں ان سے پوچھا یہ چھین گئی کیا ہے؟ کہتے سر کھولے نہیں اشتہار. خاموش رہا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے آگے لکھا ہے کہ اس نے وضاحت کی لوح و قلم ہم سے چھین گئے تو وہ چھین لیے گئے. آگے جو لکھا ہوا کہ کونے دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں ہم نے، یہ تو میں نے یار فیض صاحب نے، میں نے لکھا. تو وہ کہتے ہیں سارے نے انگلیاں ڈبولی. تو بہرحال حالات یہ ہیں کہ کبھی کبھی آپ پر معاشی تنگ دستی اس قدر غالب آتی ہے کہ آپ کی سوچ مفلوج ہو جاتی ہے. لیکن
اہل صحافت نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ خواہ کوئی بھی امتحان ہو، کسی بھی نوعیت کا پلسرات ہو، وہ اس سے گزر جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے احترام کرتا ہوں، ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، تینوں مراکز میں جو چند لوگ ابھی بچے ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جن کا لٹریچر کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے، جن کی علمیت پہ، جن کی دانش پہ کچھ کلام نہیں ہے، ان میں سے ایک اسار رانا صاحب ہیں، اور ان دنوں یہ بھی زیر عتاب ہیں۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حق بات کہنی ہے، سچ کہنا ہے، اور اس سچ پہ ڈٹ جانا ہے۔ وہ ظفر اقبال والی بات نہیں ہے، جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے اصولوں پہ، اپنے پیشے پہ حرف نہیں آنے دیا، خواہ نقصان اٹھایا، پروگرام بند ہوا، نوکری سے فراغت ہوئی۔ ہم مڈل کلاسیوں کا المیہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ ان سے ان کا روزگار چھین لیں، سب سے بڑا امتحان یہ ہے۔ لیکن جناب ہر امتحان، ہر کسوٹی پہ پورا اترے۔ ہمارا مان ہے، ہمارا یہ مان ہے کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، ہمارا یہ فخر ہے کہ ہم ان سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ تو دعوت کلام دیتا ہوں جناب اسار رانا صاحب کو۔ تو آج بھی اگر ہم نیوز روم کی بات کرتے ہیں تو اسار بھائی ایک حوالے اور مثال کے طور پہ ان کا ذکر ہوتا ہے، اور آج بھی اگر چند اچھے لوگ ہیں تو وہ ان کے شاگردوں میں ہیں۔ بعد میں ان کے شاگردوں کا کیا حال ہوگا وہ اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ ایک شعر پہ غالباً وہ شعر تھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے۔ تو غالب نے کہا تھا کہ میرا سارا کلام اس ایک شعر کی نظر کر سکتا ہوں، یعنی یہ میرا سارا کلام ایک جانب، اور میر صاحب آپ کا یہ ایک شعر جو ہے یہ ان میرے کلام سے تگڑا ہے۔ تو ندیم کا لہجہ، اس کی ادائیگی، اس کے الفاظ کا چناؤ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ایسے دور میں جب ہم صحافت کو سروں سے دستار چھیننے کا نام دیتے ہیں، ایسے میں کسی کو اتنی عزت سے بلانا اور مخاطب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری صحافت کے اوپر بھاری ہے۔ ہمارے ابھی بہت سارے دوست یہاں پہ آئے، بس کر دے یار، میرے ہال روڈ تو بھی لب جاتی ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ آزادی صحافت کے لیے بڑے تیز تیز جملے کہے۔ شاید چلا گیا، میں نے کہنا تھا کہ جیسے جنگ کے لیے آپ نے کیمپ لگایا تھا، ایسے ہی آپ کو لکھا اور صحافت کے لیے بھی لگائیں۔ پریس کلب میں باتوں سے نہیں، پریکٹیکلی ہم نے ساتھ کھڑا ہونا ہے کسی کے۔ تو امید ہے کہ میں بھی جا کے ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ جی آپ ایک کیمپ وہاں پہ ان کے لیے بھی لگائیں، اور جنگ جیو کے ساتھ ساتھ ان کا بھی اگر حق ہے تو پھر وہ حق وہاں نظر آنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ ہم ساری گلاں دے گلادڑ ہیں اور ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں جھوٹ، فریب، مکار، منافقت اپنے عروج پہ ہے، اور وہی سب کچھ صحافیوں میں بھی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ہم کو اوپر سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم اسی معاشرے سے نکلتے ہیں، اسی معاشرے میں سروائیو کرتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا شاید کہیں وہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے مجھ سے کہ جس پہ بعد میں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ مجھے وہاں شاید وہ رائٹ ٹائم نہیں تھا سچ بولنے کا، یا رائٹ پلیس نہیں تھا سچ بولنے کا، تو میں کہہ جاتا ہوں، تو پھر بعد میں پھر معافی تلافی بھی کروا لیتا ہوں، کر لیتا ہوں۔ تو میں نے تو چونکہ ساری زندگی ایک ورکر کے طور پہ گزاری اور اپنے ہاتھوں سے مالکان کو کھربوں پتی اربوں پتی ہوتے دیکھا ہے۔ میں تو ابھی بھی کرائے کے مکان پہ ہوں، میرے پاس تو اپنی گاڑی اب بھی نہیں ہے، لیکن میں نے جن کے لیے کام کیا ان کو میں نے زیرو سے کروڑوں اربوں پتی ہوتے دیکھا، اور جب ان کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی تھی تو میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے ورکرز کو اس کا حصے دار یا پارٹنر بنایا۔ تو لیکن ورکرز کی جو محبت اور ان کی کمٹمنٹ خبریں سے میں نے سیکھی، یا سب آ کے خوشنور صاحب کی کہہ رہے ہیں، بدقسمتی سے خوشنور صاحب اسلام آباد ہوتے تھے، میں لاہور میں کیونکہ نیوز روم کا حصہ تھا تو میرا ضیاء صاحب سے زیادہ تعلق تھا۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ لوگوں نے اپنے زیور لا کے میری آنکھوں کے سامنے ضیاء صاحب کو دیے کہ جی یہ لیں کاغذ منگوا لیں اگر کاغذ نہیں ہے۔ اور پھر لیکن یہ کہ جب بہت اچھا عروج آیا
तो मैंने देखा कि हम वहीं पे खड़े रहे और अरूज होता चला गया। तो मैं समझता हूँ कि वो वक्त वापस आएगा भट्ट साहब जब पुलेखा के इश्तार। मुझे ये पता है कि आप तो दोपहर को अपने वर्कर्स के साथ खाना उन्हें नहीं देते, उनके साथ खाते हैं। और मुझे तो ये भी पता है कि आप उनके दुख दर्द में जैसे शरीक होते हैं। खुशनूद साहब तो उस्तादों के उस्ताद हैं ना, हम जैसे आज हमें कोई कहता है उस्ताद हैं तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर खुशनूद साहब के तो नीचे एक फौज जफर मौज है उस असातिज़ा की। तो ये इतना बड़ा क्रेडिट और कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। अब ये नहीं पता कि वो सारे नीचे जो इनके शागिर्द हैं वो पॉजिटिव रोल कर भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत आज़ादी सहाफ़त के लिए बात हो रही है। तो मेरा दिल कर रहा था मैं उन्हें कहूँ कि तुमने इश्क का नाम सुना है, हमने इश्क किया है। हमने ये तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला का साया है। अगर आप आज़ादी सहाफ़त का कहते हैं तो आपको शायद आज़ादी सहाफ़त और उसके लिए दी जाने वाली कुर्बानियों और कीमत का पता नहीं है। घर साड़ने पैंदे ने, भूखा झलनियां पैंदियां ने, ठीक है ना, लूड़ लूड़ फिरना पैंदा है, नौकरियां तो निकलना पैंदा है, टेलीफोनां नूं सुनना पैंदा है, मैसेजेस तुहाडे तक जो आते हैं उन्होंने बर्दाश्त करना पैंदा है। और फिर भी उसके बाद अगर आप अगले दिन जाके खड़े होकर सच ही बोल रहे होते तो मेरा ख्याल है कि इस ऐदे सितमगर में गम इश्क के मारे जिंदा है, यही बात बड़ी बात है प्यारे। तो अब इस सारे में आज़ादी सहाफ़त देखें, अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त का जो हम मेयार बनाते हैं वो मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न ये कि हम 2 नंबर की कौम है, झूठे मक्कार फरेबी, हमारे ऊपर लीडरशिप 2 नंबर, उनके चेहरे 2-2 3-3 चेहरे, जिनको गालियां देते हैं उन्हीं के पास शाम को जाकर रिपोर्ट भी करते हैं। तो हमारी तो सारे हम हैं ही ऐसे। तो इसमें कौन सी सहाफत, कौन सी आज़ादी? जंगल के अंदर शेर को ये कहा जाए कि तू एक जमहूरी डिसिप्लिन में रहे, तो इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं है। और आज पाकिस्तान अगर इस हाल में पहुंचा है, खुशनू साहब सर उस्ताद मोहतरम, जरा मैं चाह रहा था कि आपने, अगर आज पाकिस्तान और हम और ये मुआशरा अभी नीचे जो हम बात कर रहे थे कि अब हमें पता ही नहीं कि हमारा क्या बनेगा, हमें यही नहीं पता कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, तो उसके जिम्मेदार ये दानिश्वर हैं जिन्होंने दलालों की तरह ताकतवरों की ना फूलहार मोतिये लेके कंधे पे यहाँ पे पढ़ना रख के और उनके कोठों के नीचे खड़े होके ताकतवर जो है ना गाहक तलाश करते रहे, बोनो को हीरो बनाते रहे और उसमें कौम का बकरा ज़िबा करा के अपनी बूटी एक निकालते रहे। तो किस चीज का शिकवा भाई? जिस हाल में हम आज पहुंचे हमने ही सिखाया है उन लोगों को कि कैसे किसका गला काटना है, कैसे किसको तबाह करना है। तो आज हम भी उसका शिकार हैं। तो इन हालात के अंदर आपके इश्तार बंद हो जाए, खुशनू साहब आपके बंद हो जाए, तो किसी में इतनी जरूरत नहीं कि उनसे कहे कि तुम्हारे बाप का कौमी खजाना, तुम अपने घर से लेके आए कौमी खजाना, कि तुम अपनी मर्जी से बांटोगे? कोई दाल है कि कोई मंडी की दाल है कि अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक तुम दोगे? मीडिया को अगर तुमने लेके चलना है तो फिर सबके साथ बराबरी का सलूक करो। मीर शकीलुर रहमान और मुदस्सर भट्ट साहब दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पे ये ज्यादा वर्कर का ख्याल कर रहे हैं। वो तो यंग जुब्बिश कलम जिसको चाहे निकाल देते हैं, सैकड़ों की तादाद में। इनकलाब मैंने इतनी मेहनत से अखबार निकाला था, वो इवनिंगर मॉर्निंगर के लेवल पे चला गया था, उसकी ऑथेंटिसिटी क्रेडिबिलिटी इतनी बन गई थी। एक टेलीफोन आया और पता चला इनकलाब बंद हो गया, उसके साथ वाबस्ता दर्जनों सैकड़ों लोग जो थे उन्हें यही नहीं पता था कि हमारा जुर्म क्या है, किस वजह से हम पे आपने रिज़्क के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन तुम राज़िक बनने की कोशिश करते हो। इन हालात में आपका इश्तार बंद हो गए, खुशनू साहब के इश्तार बंद हो गए, तो मैं समझता हूं कि ये डिस्क्रेडिट नहीं, यही तो क्रेडिट है, यही तो असल आपकी शनाख्त है कि इस मुनाफकत ज़्यादा दौर में आप कीमत अदा कर रहे हैं अपने सच बोलने की। इस दौर में जब कासा लेसी
किस तहत लोग करोड़ों पति हो जाते हैं और वो कोटा ले लेते हैं इश्तहारात का जो कोई सोच भी नहीं सकता। आपको सजा मिल रही है सच बोलने की, तो ये तो आपका क्रेडिट है भाई। ये तो मैं समझता हूँ इस पूरे 24 करोड़ पाकिस्तान में 100 चैनल्स के अंदर, हजारों अखबारात के अंदर अगर चंद अखबारात के इश्तहारात बंद हो रहे तो ये क्रेडिट है। आप अपने सच बोलने को साबित कर रहे हैं कि हाँ हम सच बोल रहे हैं और उसकी कीमत भी दे रहे हैं। तो मैं ये, क्योंकि मैं कोई इतना खुश फहम नहीं हूं पाकिस्तान के हवाले से, और मैं तो इसलिए भी ज्यादा तकलीफ है कि बहुत सारे लोग जो हैं हम में साफियों में वो इस जोगे हैं कि वो अपने बच्चों को भी बाहर भेज सकते हैं और खुद भी बाहर जा सकते हैं। मैं तो कामों की भी नहीं जा सकता भाई, मेरे पास तो इतना भी प्रॉपर किराया नहीं है कि मैं कामों की अपने बच्चों को ले जा सकूं। तो मैंने तो इसी मट्टी में मरना है। मेरे बड़ों की कब्रें भी इसी में बनी, हमारी भी बनेंगी। तो खुशनूर साहब, आपने तो हमें सिखाया है पहले दिन से, 26 सितंबर 1990 से, जब मैंने रोज़नामा पाकिस्तान में इंटर्नी के तौर पे ज्वाइन किया था, तो वो आपने मुझे कभी कुछ डायरेक्ट तो नहीं सिखाया। मैं आपसे डरता इतना था कि आप, मुझे पता चलता था आप गली से उस तरफ से आने तो मैं उस तरफ से निकल जाता था। तो मैं कहूँ जी मैंने आपसे बहुत सीखा, मैंने आपसे डरना सीखा कि आपको देख के छुप जाना है। तो लेकिन उस खौफ के पीछे भी आपकी कोई हैबत नहीं थी, आपकी अजमत का एहतराम था। वरना वो कहते जब जमदी सूलत दे मुंह तिखे होंगे ने, तो हम तो तब भी हमें पता होता था, पता नहीं सवेरे सानू बुलाते रहे या नहीं। 3 दफा तो मैंने खबरें में भी रिजाइन किया था। तो सर मेरी तो चेपीती शोरबा, मेरी क्या औकात है कि मैं कहूँ जी मैं आपके साथ हूँ। आशिकी का झगड़ा क्या, दोस्ती से क्या मतलब, मैं तेरे फकीरों में, मैं तेरे गुलामों में। तो भट्ट साहब, हम लफ्जी लोग नहीं हैं, आप प्रैक्टिकली आजमाएं किसी दिन ना, एक दफा जरा अमली तौर पे कागजी शेरों को आवाज दे के देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने कभी दावा नहीं किया था। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि ये इश्तहारात बंद ही रहने चाहिए। कम से कम पाकिस्तान में कोई तारीख लिखे तो ये तो लिखे ना कि कुछ लोग थे जिन्होंने सच की कीमत दी थी। तो वैसे तो इश्तहार आपका कोई आपको भीख में नहीं देगा, किसी साले में इतनी औकात नहीं है। आप जो मांग रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं, और आप वो हक के पीछे सैकड़ों वर्कर्स का हक शामिल है जो खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये दौर ऐसा है कि मैं कहने डर नहीं जाना, रुक जाना कि भाई यहाँ पे इस वक्त जिस वक्त दौर से हम गुजर रहे हैं, ये दौर पता नहीं, जब हम तारीख लिखेंगे तो वो तारीख जो माजी की तारीख है जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते रहें, ये ज़्यादा भयानक ना निकल आएगी। और ये तारीख जब हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो वो कहेंगे जिस तारीख के नाम पे आपने ये मुल्क बनाया था वो ज़्यादा बेहतर लग रही थी। तो इसमें भी इस कहतो रजाल में अगर आप दो लोग एक दूसरी सफ में खड़े हुए, उस सफ में खड़े हुए जहाँ पे हुसैन चले थे, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये रास्ते ख़त्म नहीं होंगे। जब उसे पूछा था ना उससे शिमर से कि तुमने उनके बच्चे भी मार दिए, तो उसने कहा कि उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। तो रास्ता ना छोड़ने वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं। तो आप उस सफ में शामिल हैं, इसकी कीमत दे रहे हैं। ये कीमत आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दरबार में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ की अदालतें जो हैं वो तो ये साबित कर चुकी हैं कि ना उनकी कोई इज्जत है, ना औकात है, ना उन लोगों वहाँ पे बैठे हुए लोगों की कोई इज्जत और औकात है। अब हमने अपना केस जो है ना, लगता है अल्लाह की अदालत में। पंजाब हाउस जनाब मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब के ख्वाब की ताबीर है। ख्वाब से ताबीर होते ही से 30 से 35 बरस तक का एक सफ़र करना पड़ा, सफ़र अंग्रेज़ी वाला भी, उर्दू वाला भी। आज जहाँ बाबा गुरु नानक ऑडिटोरियम में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, यहाँ 5 मुख्तलिफ बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक लाइब्रेरी है, बाबा फरीद लाइब्रेरी है, पब्लिकेशन है, पंजाबी के हवाले से है, सोशल मीडिया है, प्रोडक्शन हाउस है, स्टूडियो है। ये तमाम जो मंसूबे हैं ये बिला मुआवजा हर सहाफ़ी के लिए हैं। अगर कोई सहाफ़ी किताब लिखना चाहता है
बिलखसूस पंजाबी ज़बान में अगर कोई काम करना चाहता है या आला तालीम हासिल करना चाहता है तो पंजाब हाउस उसको स्पॉन्सर करेगा, उसकी किताब शाया करेगा, सहाफ़त के हवाले से, सहाफ़ती तारीख़ के हवाले से या किसी भी नौइयत का कोई भी सब्जेक्ट हो, पंजाब हाउस उसे जो है पूरी तरह से स्पॉन्सर करेगा। सहाफ़ियों के बच्चे अगर पंजाबी ज़बान में, क्योंकि ये पंजाबी ज़बान का मरकज़ है, पंजाबी ज़बान में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो भी पंजाब हाउस उनके लिए हाजिर है। इसके अलावा और भी बहुत से मामलात हैं जो बग़ैर किसी एनजीओ की मदद के, बग़ैर किसी सरकारी इदारे की मदद के पंजाब हाउस में ये तमाम मंसूबे, फलाही मंसूबे कह लीजिए या एक ख्वाब की ताबीर से इसे जोड़ दीजिए जो मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब का ख्वाब था। इनको दावत देने से पहले हमारे दो दोस्त ऐसे यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं जिन्हें हम सुनना चाहते थे, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है। असदुल्लाह बुल्लर साहब हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते बहुत अच्छा है। नवीद मुगल साहब हैं, स्पेशली आज इस कॉन्फ्रेंस में अपनी हाज़िरी देने के लिए, हिस्सा डालने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन ताख़ीर से आए, सो इन्हें हम उस तरह से सुन नहीं सकते। बिला ताख़ीर, मैं मज़ीद ताख़ीर नहीं करता, मैं दावत दूंगा पंजाबी ज़बान के अलमबरदार, पंजाबी सहाफ़त का हवाला, और बिला मुबालगा अगर मैं समझता हूँ कि पंजाबी ज़बान अगर आज इस वक्त मौजूद है और ये आगे फल फूल रही है, बढ़ रही है, तो वो सिर्फ मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब हैं। तो गुफ्तगू आज ये भी अलमिया है कि पंजाबी अखबार निकालना, एक रोज़ इनका जुमला मैं वो भी शामिल कर दूं इसमें गुफ्तगू में। भट्ट साहब ने ये कहा कि पंजाबी अखबार या पंजाबी सहाफ़त का दिया जलाना ये तेल से, वसाइल से नहीं जलता, ये खूने दिल से जलता है। 30 बरस 35 साल से ये पंजाबी सहाफ़त का दिया अपने खूने दिल से, खूने जिगर से जला रहे हैं। अपनी तमाम जायदाद बेच चुके, सरकारी इश्तिहारात तो खैर पहले भी जो था सो था, लेकिन अब जो उफ्ताद है, अब सिर्फ और सिर्फ तुलीखा अखबार के इश्तिहारात इसलिए बंद हैं कि मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब ने कमीशन देने से इनकार किया है। मुआशरा, सिस्टम, निज़ाम इतना नंगा हो चुका है कि एक ऐसे शख्स से आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं, खुशनूद अली खान से या मुदस्सिर इकबाल भट्ट से बराह रास्त कहें कि हमें आप कमीशन दीजिए, हम आपको इश्तिहार देंगे। ये निज़ाम इतना गलीज, इतना बदबूदार और इतना बेनकाब हो चुका है। बहरहाल मैं और मेरे जैसे बेशुमार लोग मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब का एहतराम इसलिए करते हैं कि ये अपनी बुनियाद पे जब खड़े होते हैं तो चट्टान की तरह वहाँ से हिलते नहीं। जनाब मुदस्सिर इकबाल। संगत मित्रों, ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਖਾਬ ਖੁਸ਼ਨੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਫਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੀਏ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ और बिलखसूस अपने अकाबरीन इस महफिल च बुलाया, उन्होंने दावत दी, लेकिन बावजूद मैनू पहले भी यकीन से मैं खास साहब को कहा सी कि कुछ दोस्त इस महफिल च आने तो गुरेजा होंगे। सो वो जो है जिहदा सानू यकीन सी, अज की इस तकरीब की मैं सदारत वास्ते मुजीबर रहमान शामी साहब ने गुजारिश की सी, जिन्हें अज 12 बजे माजरत का फोन किया कि मैं किसी और जगह पर जाना पै गया। इस और भी 2-4 दोस्त ने और मैं समझदा कि मैनू यकीन सी कि ये लोग इस तरह की गुफ्तगू के मुतअम्मल नहीं हो सकते और उन्हें ये भी हौसला तो हिम्मत नहीं कि वो इंज दी गुफ्तगू सुन लैन या इंज दी गुफ्तगू नूं ऑब्जर्व कर लैन जिहड़ी उन्हां दे आका के खिलाफ हो। बहरहाल मैं समझदा कि जिहड़े दोस्त तशरीफ लाए बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और साढ़े सियासी अकाबरीन जिहड़े इत्थे मौजूद ने और जिहड़े आके चले भी गए उन्हें साड़ी न सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि सानू इस गल का यकीन दवाया कि ये अमल, ये तहरीक, ये जरा असी फैसला किया है उन्हें खूनखारां के खिलाफ जुर्त इजहार का वो साडा साथ देने का उन्हें वादा किया। सो मैं समझना कि असी फिर भी
उन्होंने मशकूर राणा अजीम साहब, अरशद अंसारी साहब और बाकी वो दोस्त ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਮਲ, ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਕਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ PID ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਸਰ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ 30, 35, 40 ਸਾਲਾ ਸਹਾਫਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਇਸਤਿਹਕਾਕ ਸਹਾਫਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਅਖਬਾਰਾਤ ਹੋਣ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਿਹਕਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਹਿਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖਬਾਰਾਤ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖਸ਼ਨੂਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬ ਸਦਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦ ਵਾਸਲ ਉਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਫਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੁਤਾਲਬਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਬਿਲ ਸ਼ਰਮ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਬਲੀਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੰਗਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਸਤਾਨੀ ਬਦਨਵਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਿਕਾਬ करते रहेंगे जिन्ना चर असूल पसंदी ते गालिब नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी करते हैं कि आज कोई शख्स या कोई सहाफ़ी खा वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, वो ज़िया शाहिद, खुशनूद अली खान, मुजीबुर रहमान शामी या मुदस्सिर इकबाल भट्ट क्यों नहीं बन सकता। जब भी इस मुकालमे के नतीजे पर पहुंचते हैं, बेहिम्मते ने जेड़े गिला कर दे, कुछ इस तरह से। दूसरा मिसरा उसका ये है, उगन वाले उग पेंदे सीना पाड़ के पत्थर दा। तो ये वो लोग हैं जो पत्थर का सीना चीर के अपना रिस्क तलाश करने के लिए बाहर आए और फिर अपने वजूद की, अपनी सोच की, अपनी एक जो इनका तखय्युल था उसको एक तसव्वुर को तस्वीर करने के हुनर से तारीख पर वो नकूश छोड़े हैं जो अनमिट हैं और हमेशा अनमिट रहेंगे। अब मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब के साहबजादे बिलाल मुदस्सिर या उवैस खुशनूद या उमर शामी हो, इम्तिरान शाहिद हो, वो इनकी जगह नहीं ले सकते क्योंकि ये एक ही थे, ये एक ही ब्रांड था जिसके बाद सांचा टूट गया। कोई भी शख्स हो, इनसे अलग भी हो, ये वही हैं। लेकिन मैंने अमली तौर पे देखा खुशनूद साहब और मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब बहुत खुश नसीब है, बहुत खुशकिस्मत है कि इन्हें ऐसी औलाद नसीब हुई जो इनका इतना एहतराम करती है। मैंने अवैस भाई को देखा और यकीन मानिए इससे हट के, अगरचे ये कॉन्फ्रेंस का मौजू नहीं हो सकता, लेकिन खान साहब आप वाकई खुश नसीब हैं कि अब आपको अमार भाई या अवैस भाई जैसी औलाद नसीब हो। इसी तरह से मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब, बिलाल मुदस्सिर। बहरहाल बात आगे बढ़ाते हैं। आज़ादी सहाफ़त का जिक्र चला तमाम दिन, पूरी कॉन्फ्रेंस, बहुत से मामलात हुए। मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब को हमने देखा अभी सफ़ों में दूसरों की जंग लड़ते हुए,
जनाब खुशनूद अली खान साहब को देखा। 90 की दिहाई में जब रोजनामा जंग के इश्तिहारात बंद कर दिए गए थे, जब नवाज लीग की हुकूमत में कुछ लोगों को नौकरी से फारिग करने के लिए कहा गया, दबाव डाला गया, रोजनामा जंग के मीर शकीलुर रहमान नहीं किया, सो उस वक्त रोजनामा जंग के इश्तिहारात बंद कर दिए गए। वो जो मोर्चा था, वो जो आज़ादी सहाफत की जंग थी, उसकी सफ़े अव्वल में खुशनूद अली खान साहब थे। मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब ने भी आवाज उठाई। लेकिन आज जब रोजनामा सहाफत पे पाबंदी है इश्तिहारात की, ये धमकी दी जा रही है कि आपका डिक्लेरेशन मनसूख कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है कि आपकी ABC मनसूख कर दी जाएगी, रोजवार बुलेका के PID के इश्तिहारात बंद हैं, और वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि विफाक में बैठा हुआ जो वजीर है, आप उसके मदसरा नहीं है, आप उसकी आवाज में बात नहीं करते, आप उसके खुशामदी नहीं है, आप उसके दरबारी नहीं है। मलंगी उसे कहना हरगिज मुनासिब नहीं है। मलंगी तो फ्रीडम फाइटर था पंजाब का, कुछ और नाम। सो खान साहब से ये उनको दावत देने से पहले ये सवाल छोड़े जा रहा हूं कि खान साहब वो लोग कहां हैं जिनके लिए आप लड़ते रहे, जिनकी वकालत आप करते रहे। आज वो APNS कहां है, आज दूसरी तंजीमें कहां हैं, जब आप अपनी जंग, मैं नहीं समझता खुशनूद अली खान साहब को या मुदस्सिर इकबाल भट्ट को ऐसे बाजुओं की जरूरत है, ऐसी बैसाखियों की जरूरत है। लेकिन ये सवाल छोड़े जा रहा हूं सदर मजलिस के लिए, सदर महफिल के लिए, कि आज वो लोग कहां हैं, क्यों हमें ये जंग तने तन्हा अपने दोस्तों के हमरा लड़ना पड़ रही है। हमारे अहदे सहाफत की सबसे बड़ी अलामत, जैसा आगाज में मैंने कहा कि अगर हमारी सहाफत का बिलखसूस रिपोर्टिंग का कोई बाब लिखा जाएगा, तारीख लिखी जाएगी, तो उसका इंतसाब खुशनूद अली खान के नाम होगा। हमारी जरूर है, मैं दावत देता हूँ जनाब खुशनूद अली खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। यहाँ जिक्र हुआ कि फलां का आका फलां है। मैं तो एक ही आका को जानता हूँ, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। लिहाजा मेरे साथ लड़ने वाले जिनके आका दूसरे हैं, वो मुझसे नहीं जीत सकते। ये मेरा ईमान है, ये मेरा अकीदा है। मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब, पंजाब और पंजाबी कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिस पे शर्म की जाए। अब जिस जमात का इक़्तिदार आने वाला है या प्लान कर लिया गया है, मैं आज दावा कर रहा हूं और आइंदा 100 साल तक मैं यह दावा करता हूं कि जब उस जमात में कोई कमजोरी पैदा हुई थी, तो मैं और ज़िया शाहिद इकट्ठे हुए। एक बंदा और था, चौधरी अनवर अजीज। हमसे मशवरा हुआ और फैसला हुआ कि हम एक नारा देंगे, और हमने दूसरे दिन वो नारा दिया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया था। मुदस्सिर इकबाल भट्ट साहब, मुझे पूरा यकीन है कि पंजाब की DGPR, जिसने सबसे पहले पंजाबी अखबारात पर कुल्हाड़ा चढ़ाया है, उसका खून पंजाब का नहीं है, वो पंजाबी नहीं है।
पंजाब के खून में ये मुख्तलिफ शाखें नहीं होती, पंजाबी बटा हुआ नहीं होता। रुबीना बीबी, आप मेरी कुलीग रही हो जंग में, आज जो पंजाब फैसला हो रहा है पंजाब में कि सब एडिटर नहीं होंगे, आप क्या थी? डीजीपीआर में तो आप डीजीपीआर होगी ना, आप क्या थी? आपकी हैसियत क्या थी? आप एक मामूली सब एडिटर थी। सब एडिटर हो, उससे ऊपर तुम पनप ही नहीं सकी। और अब आप आ गई हो कि जी सहाफत के इश्तार बंद होने हैं, बुलेखा के इश्तार बंद होने हैं, वो मेरे शागिर्द है शमशाद महमद, उसके इश्तार बंद होने हैं, यहाँ पे तारिक के इश्तार बंद होने हैं। कौन हो तुम? मैं कहता हूं ये हमारी कमजोरी है। इश्तिहार अखबार का हक है, और कोई रुबीना, कोई मलंगी, कोई भी जाफिर हमारा इश्तिहार बंद नहीं कर सकता। आप देखोगे हमारे इश्तिहार खुलेंगे, हमारे वर्कर जिएंगे, हमारे वर्कर खाना खाएंगे। अगर मेरे किसी वर्कर को ये गिला है, अभी ईसा राना साहब खास तौर पर जिक्र कर रहे थे। ईसा राना साहब, मुझे नहीं मालूम आप यहां बैठे हैं या नहीं बैठे। खुशनूद अली खान ने जिया शायद से एक ही वादा किया था पहले दिन कि मेरी मौजूदगी में आप लीडर रहोगे, और मैंने बहुत सारी रातें सितारा मार्केट इस्लामाबाद से रवात के दरमियान कागज का वो ट्रक ढूंढते हुए गुजारी हैं जिसने वर्कर का हक मारा है। कभी सुना है? मैं जो वादा करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैंने वेज अवार्ड बोर्ड दे दिया और फलां दे दिया। मैं जो वादा करता हूं वो अदा करता हूं। अब चलते हैं, यहाँ राना अजीम ने गुफ्तगू की, अरशद अंसारी ने गुफ्तगू की, जनाब जुल्फकार राहत ने गुफ्तगू की, काजी तारिक ने गुफ्तगू की, फारूक मिर्जा ने गुफ्तगू की। देखिए, मेरे लिए बड़ी हौसले की बात है। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अरशद अंसारी मेरे साथ आके खड़ा हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जुल्फकार राहत मेरे साथ आके खड़ा हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राना अजीम जो है वो मेरे साथ आके खड़ा हो जाएगा। देखिए, वो ठीक कहा इस राना ने, मेरा खौफ और दबदबा ऐसा था और ऐसा है, और मैं समझता हूं वो बहुत ही अच्छा है। उस्ताद और शागिर्द में कोई फासला तो रहना चाहिए। मेरे बारे में आज बहुत गुफ्तगू हुई, सबने कहा मैं शागिर्द हूं। मेरे कुछ शागिर्द नालायक भी हैं, लेकिन उनके कद भी दूसरे सिखाए हुए लोगों से ऊंचे होंगे, नीचे नहीं होंगे। कहना ये है कि ये जो पीएओ, ओ जी मैं तारिक खान हूं, और मैं आ गया ना सरहद में पख्तूनख्वा में, खान भी नहीं रहोगे। ये इश्तिहार तुम्हारे बाप के नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के पैसे से मिलने वाले इश्तिहारात हैं।
3 बच्चे मेरे बैरिस्टर हैं, मैंने कोई दरखास्त दी है किसी अदालत में? इसलिए कि मुझे मालूम है कि अदालतें क्या कर रही हैं। मेरा तो सवाल ही और है, लड़ाई ही और है। जहां मलंगी की बात हो रही थी, मलंगी ये बताए आए, वो लोग कहते हैं ना मुझसे मुनाजा करे, आए मेरे सामने बैठे, मैं तहरीरी सबूत पेश करता हूं कि मलंगी पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, आमिर मीर पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, चीजें रिकॉर्ड पर हैं। मैं फौजी का बेटा हूं, फौजियों की सारी जिंदगी मैंने, सारी जिंदगी बगैर किसी शर्त के उनका साथ दिया है। लेकिन मुझे वो फौज बताए कि कौन लाया मलंगी को, कौन लाया आमिर मीर को। अगर पाकिस्तान को तोड़ने वाले या पाकिस्तान मुखालिफ, हमें तो यही बताया गया था कि जी ये नजम सेठी जो है ये मुसल्लह जदोजहद करता रहा उधर बलूचिस्तान में। आप उसे पकड़ के पंजाब का चीफ मिनिस्टर ले आए। ये कौन सा म्यार है, ये कौन सा पाकिस्तान है कि उसके मुखालिफ सूबा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे? मेरा ये झगड़ा है। इश्तिहार मैं कह रहा हूं कि अगर मैं अदालत चला जाऊंगा, आज मुझे कल फोन किया है KPNS के नाम नहाद अहदेदार ने और कहा खुशबू साहब आप बाज ही नहीं आते, आप रोजाना कोई नया काम डाल देते हैं। APNS वालों, मैं उस APNS का हिस्सा हूं। जो जंग के इश्तिहार बंद हो तो कैंप लग जाते हैं, जो डान के इश्तिहार हो तो कैंप लग जाते हैं। पहले नवाब भी उसमें था, अब नवाब वक्त उसमें नहीं है। APNS सिर्फ 2 अखबारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, एक जंग और दूसरा डान। आप में से किसी ने शायद यहाँ कहा कि खुशबू साहब वहां उनका, हाँ भट्ट साहब वहां हिस्सा होता है। भट्ट साहब किसी दिन का, किसी इजलास का, किसी इजलास की रिपोर्ट मंगवाए, किसी इजलास की, अगर खुशबू अली खान ने वहां की बात न की हो तो मेरा मुंह काला करके शहर में फिराइए। मैं तो अभी बोल रहा हूं, मैं तो अभी कह रहा हूं कि ये APNS सिर्फ 2 अखबारात के मफादात की तंजीम है। मुझे कहते हैं जी वो CPNE का दूसरा ग्रुप। पहली बात तो ये है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है 10 ग्रुप जो अखबार के कारकुनों और अखबारात के लिए जदोजहद कर रहा है, किसी नाम से कर रहा है, करे, मुझे क्या तकलीफ है। मेरे साथ 10 लोग हैं, उसके साथ भी 10 होंगे। बुनियादी बात जो मुझे कहनी है वो ये कि आप अगर मेरा फोन आज भी खोलें तो मुझे मालूम है कि 6 अखबार कौन से हैं 500-600 सेंटीमीटर गए होंगे। मैं सेंटीमीटरों के लिए नहीं मार रहा। मेरा मामला यह है कि बताया मियां गफ्फार ने कि खान साहब कहते थे कोई मुतबादिल ढूंढो। मैं हर्फ उठाता हूं, मैंने कोई मुतबादिल नहीं। मैं कल भी अखबार नवीस था, आज भी अखबार नवीस हूं और मैं मरूंगा भी अखबार नवीस। ये मलंगी
ये आए और चले गए। मुझे आज भी बहुत दिन याद है, इस शहर का एयरपोर्ट था और खाबर नईम हाशमी को उठा लिया गया था। मैं जंग का चीफ रिपोर्टर था। खाबर नईम हाशमी मेरे भाई खलील मलिक के कुलीग रहे मसावात में। हमारी तकसीम थी सुर्खे और सब्जे की। मैं सब्जा था और खाबर नईम सुर्खा था। मैंने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को कहा, ज़ियाउल हक साहब, इतने दिन से खाबर को उठा लिया है। उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर मैंने उनसे कहा कि उसके पास और कपड़े नहीं हैं। तो वो जाते जाते रुके और मुझे कहा कि खुशनूद साहब, उनके कपड़े पहुंचा दीजिएगा। वो ज़ियाउल हक जिसके पास सारी कुव्वतें थीं, सारी ताकतें थीं, और मैं सब्जा था और सुर्खों का मुखालिफ था। मैंने खाबर नईम हाशमी की बात की। बुनियादी बात यह है कि मैं कहां से दूं तुम्हें 45%? मैंने तो जिंदगी में दलाली नहीं सीखी। और मुझे ये भी पता है कि मुदस्सिर इकबाल भट्ट ने और उन सारे अखबारों ने जिनके इश्तहार बंद हैं, उन्होंने दल्लागिरी नहीं सीखी। तारिक खान, याद रखो, कल परसों तुमने मुझे पैगाम भिजवाया है कि मैं तो PIO रहूंगा। वो एक दिन शेख रशीद ने, मैं तंग करता था तो पॉलिटिकल कारकुन था, उसने अपनी तकरीर में मुझे कहा, जा छोड़ दिया हाफिज कुरान समझकर। मैं भी तुम्हें छोड़ रहा हूं अभी। तुम हाफिज कुरान तो नहीं हो ना, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं। 8 फरवरी के इंतखाबात हो जाने दो, बात 9 फरवरी को करेंगे। और तुझे भी मालूम होगा कि तू पक्का PIO या कच्चा। इस मुल्क में जिन लोगों की मताए कलम बाकी है, उनकी मताए कलम कोई नहीं छीन सकता। उनकी मताए कलम रहेगी। खुदा का शुक्र करो कि मेरी आवाज उस तरह की नहीं जैसे पहले थी, वरना तुझे इस्लामाबाद दफ्तर में बैठे हुए भी आवाज आती। और रुबीना साहिबा, आप सिर्फ हमारा पैसा नहीं खा रही, इस हुकूमत का पैसा। तुम्हारी बेटी जो है, क्या वो DGP आ रहा है? वो गाड़ी का एक्सीडेंट करती है, करोड़ों की गाड़ी को जीरो कर देती है। तुम कहते हो मैंने ठीक करा दी है। क्यों? गाड़ी वापस दोगी तुम, ये याद रखना, तुम वापस दोगी। और ये जो 45% ले रहा है, नासिर ले रहा है, नासिर नाम का बंदा, ये जो तूने 5 रीएम्प्लॉय किए हैं, सब मुझे मालूम है क्या धंधा है। हम कोई खंजर और दलाल नहीं है कि दलाली के पैसे दें। ये सब जाएंगे और ये सब अंदर जाएंगे। आपको अंदाजा नहीं, आप ही नहीं हो सकता। इंडिका खुद ही ठेकेदार बनी हुई है, खुद ही दरखास्त दे रही है। मैं कंप्लेनेंट हूं। किस चीज की कंप्लेनेंट हो तुम? मैंने आज शायद बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन मैं वो बातें उधार छोड़ रहा हूं
अभी फैसलाबाद में हम शायद 2-4 दिनों में एक कन्वेंशन कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो मताहे लोहो कलम है, बहुत सारे लोग मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं साईं हूं। चिश्तियों में और साबरियों में जो गद्दी नशीन होते हैं वो साईं होते हैं। मैं साईं हूं, साईं का बेटा हूं। हल्फन मुझे नहीं पता अखबार कैसे चल रहा है। लाहौर मैंने एक वर्का कर दिया एहतजाजन, पैसे हैं मेरे पास, लेकिन अवैस यहां अखबार निकालता है। देखिए एक बुनियादी बात है रुबीना बीबी, अगर तू इतनी जान वाली होगी तो फिर हमें होना नहीं चाहिए। आपका जो घर बन रहा है ना, अभी तो मैंने वो छापना है, अभी तो भट्ट साहब ने वो छापना है। पैसा कहां से आया? सारी जिंदगी की तनख्वाहें इकट्ठी कर लो, मुझे उस घर की कीमत दिखा दो कि तुम दे सकती हो। तो ये हराम है ना, ये सूअर है जो आप खुद भी खा रही हो, अपनी फैमिली को भी खिला रही हो। और जिस अदालत में जाना है जाओ। भट्ट साहब तो मुझसे पहले कह चुके हैं ये 45% वाली बात कोई बईद नहीं कि मैं और भट्ट साहब सिर्फ दो, बाकी पीछे क्या होगा, कौन आएगा ये भी देखेंगे। लेकिन किसी दिन ये भी हो सकता है कि तुम अपने दफ्तर में बैठी हो और हम वहां 45% का नारा लगाने आ जाए। क्या करोगे इस पैसे को? मैं बोलता रहूं तो शाम तक बोलता रहूंगा, पर मिर्जा साहब आपका शुक्रिया, आप अमेरिका से आए, लेकिन आज पहली मर्तबा मुझे यहाँ आकर एहसास हुआ और अपनी गलती का एहसास, इसका मैंने इस्लामाबाद भी जिक्र किया। मैं आमतौर पर अपने शागिर्दों से दूर रहता हूँ, उनसे हाथ भी से नहीं मिलाता, लेकिन अब ना सिर्फ हाथ मिलाऊंगा बल्कि उनके साथ बैठा करूंगा। और ये इसलिए नहीं कि इश्तिहार बांधना, नो, उनके साथ बैठूंगा, उनसे दुख सुख की बातें करूंगा। और रुबीना बेबी, ये मेरे जो शागिर्द हैं ना, आप इनकी फहरिस्त बनवाओ, पूरे पंजाब की नहीं, सिर्फ लाहौर की। फिर आपको एहसास होगा कि मेरी कुव्वत क्या है। लेकिन मुझे यकीन है के भी नाम शामिल करना सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप एक बात पे यकीन रखो, मैंने कहा मैं साईं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह की कुव्वत पे यकीन रखता हूं। मैं समझता हूं बाकी सारी कुव्वतें हैं, लेकिन मैं इस हुकूमत को, ये हुकूमत कितने दिन रह गए? 12 दिन रह गए। 12 दिन में नहीं, 12वें दिन तो इंतखाब हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं सुरखरू होऊंगा, भट्ट साहब सुरखरू होंगे, वो सारे सुरखरू होंगे जिनके इश्तिहार बंद हैं, इसलिए कि लीगली आप इश्तिहार नहीं दे सकते हो। आप जो रुबीना हो, आप जो PIO हो, आप इश्तिहार नहीं दे सकते। महकमे ने देना, उस महकमे ने जिसका इश्तिहार है। और अब समझ लो, आपसे ये इख्तियार वापस लेके मैं रहूंगा। ये एलामिया लाहौर का, फैसलाबाद में दूसरा एलामिया होगा। खुदा हाफिज़।
तारक खान और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलगी की मिली भगत से होने वाली इश्तेहारात की फरोख्त और होने वाली बदनवानी की तहकीकात और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इजलास इस अमल का मुतालबा करता है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलगी, सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की मुल्क में सरगर्मियों की गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराई जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ इजलास कार्रवाई का मुतालबा करता है। हम इस प्लेटफॉर्म से इस अमर का ऐलान करते हैं कि हम इन तमाम बदकबाश, बददियानत वज़रा और DGPR, PIO समेत तमाम का एहतसाब होने तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये बददियानत, बदकमाश अफराद अपने अंजाम को नहीं पहुंचे। हम इस प्लेटफॉर्म पर इस तमाम राशि और बदनाम अफराद को वार्न करते हैं कि मैं तक खशरूद अली खान कब्र तक उड़ता पीछा नहीं चढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।